हेलो एवरीवन, आई एम राजीव रंजन सिंह। और अब बारी आ चुकी है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। आप सबको पता है कि AU LLM के सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इंक्लूड किया गया है। तो अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है AU LLM के सिलेबस को। वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके। तो बड़ा ही ध्यान से डिलीजेंटली अटेंड कीजिएगा। आज मैं जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उस आपको उतना ही पढ़ना है, उतना ही नोट डाउन करना है, उसका रट्टा मार लेना है, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं, आई होप आप सब उसका रट्टा मार रहे होंगे। तो जैसे कि BNS पूरा पढ़ाया जा चुका है, कॉन्स्टी आपको पूरा पढ़ाया जा चुका है, जुरिस्प्रूडेंस पढ़ाया जा चुका है, इंटरनेशनल लॉ आपका हो गया, और क्या हो गया है, मुस्लिम लॉ आपका हो गया, टॉर्ट्स आपका हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आप इसके रिकॉर्डिंग देखिए और इसको अच्छे से याद कीजिए। पेड बैच में जो नोट्स दिया गया है वो नोट्स पढ़िए ताकि आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अब जो है आप फुल ऑन प्रिपरेशन मोड में इंटर कर जाइए। कहीं भी डाउट हो लेक्चर में, नोट्स में, कुछ भी समझने में, तो दोबारा पूछिए। लेक्चर को आप दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, जितनी बार देखना चाहते हैं देखिए, लेकिन सारे डाउट्स क्लियर कीजिए और बार बार पूछिए। और जो जितना बताया गया है, जितना पढ़ा दिया गया है BNS में, आपको उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इंटरनेशनल लॉ में मैंने जितना बताया है उतना ही पढ़ना है आपको। जिस सब्जेक्ट्स में भी जितना मैं बताया हूँ उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको उतना ही क्या करना है, तैयार करना है। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये जो है पब्लिक लॉ का ब्रांच माना जाता है। किसका? पब्लिक लॉ का ब्रांच माना जाता है, ना कि प्राइवेट लॉ का। ओके, ये प्राइवेट लॉ का नहीं, पब्लिक लॉ का ब्रांच माना जाता है, जो कि कई सारी चीज़ को रेगुलेट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या को, एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करेगा, एग्जीक्यूटिव को रेगुलेट करेगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ होते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, उसके पावर की बात करता है। वो पावर कैसे एक्सरसाइज करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है वो कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, इसकी बात करता है। कोई कोई एब्यूज़ ऑफ पावर ना कर ले, इसकी बात करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है उस पर कैसे कंट्रोल रखा जाए, उसको कैसे मतलब अनकंट्रोल्ड वे में वो एक्सरसाइज ना कर ले, ये कैसे इंश्योर होगा, इसकी बात करता है। और एब्यूज़ ऑफ पावर अगर हो ही गया तो उसके क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होंगे, उनकी बात करता है। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बेसिक्स है, तो आप समझें। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है क्या, हम सिटीजन्स हो गए और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो गए, हमारे बीच का जो रिलेशन है उसको गवर्न करता है। ये एजेंसीज के बारे में बताता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ हैं और इनकी ये ड्यूटी है, उनको ये फॉलो करना है, उनको नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, सबको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। अगर अगर एब्यूज़ ऑफ पावर हो गया तो क्या रेमेडी है। तो ये सब थ्योरेटिकल चीज़ हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आप सबने पढ़ा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक तरह से बेसिक कंसेप्ट हो गया, और इससे MCQ थोड़ी आएगा बेसिक कंसेप्ट से, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मेनली क्या करता है, मेनली ये एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग से डील करता है। फंक्शनिंग, कैसे एग्जीक्यूटिव फंक्शन करेगा उससे डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो चलिए नोट कीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो है डेफिनीशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इम्पॉर्टेंट कुछ नोट कीजिए। सबसे पहले लिखिए आइवर जेनिंग्स का डेफिनीशन। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था इसके बारे में, तो इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू, नोट करते जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन। इट डिटरमिन्स द ऑर्गेनाइजेशन, powers and duties of administrative authorities। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है, MCQ क्वेश्चंस बनते हैं डेफिनीशन से। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेफिनीशन दे देगा और पूछेगा कि ये किसका डेफिनीशन है, या दे देगा कि आइवर जेनिंग ने कैसे डिफाइन किया था, तो ऑप्शन में 4 डेफिनीशन लिखा रहेगा। इसलिए इस डेफिनीशन को आप ध्यान में रखेंगे कि किन शब्दों में आइवर जेनिंग्स ने डिफाइन किया था। इन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लॉ है, और ये क्या डिटरमिन करता है, ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज़। क्या? ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज़, ऑथोरिटीज़ का।
ऑथोरिटीज़ का क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसे वो बनेगा, उनकी क्या पावर्स होंगी, उनकी क्या जिम्मेवारियाँ होंगी, इसको डिटरमिन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, याद रखिएगा ना आप लोग इस डेफिनेशन को। चलिए अगला पे बात है, लिखिए एवी डाइसी। एवी डाइसी का क्या कहना था? इनका कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंक्लूड्स पोर्शन ऑफ a nation's legal system which determines the legal status and liabilities of all state officials। देखिए कितना आसान डेफिनेशन है। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या शामिल करता है, कह रहा है कि पोर्शन ऑफ ए नेशंस लीगल सिस्टम, मतलब नेशंस लीगल सिस्टम का क्या पोर्शन शामिल करता है, ऐसा पोर्शन शामिल करता है विच डिटरमिन, जो कि क्या डिटरमिन करता है, द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटीज़ ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, मतलब जो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका क्या लीगल स्टेटस होगा, उनका क्या लीगल स्टेटस होगा और उनका क्या लायबिलिटीज़ होगा। ठीक है ना, मतलब स्टेट के ऑफिशियल्स का क्या लीगल स्टेटस होगा और उनकी क्या लायबिलिटीज़ है, उनकी क्या जिम्मेवारियाँ हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, उनकी क्या राइट्स है, ये सारी चीज़ को डिटरमिन करता है कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये एवी डाइसी के शब्द में हो गया। तो आपको इन्हीं शब्दों में याद रखना है, आपको याद रखना है, मतलब ये डेफिनेशन लिखा रहे तो आप देखकर पहचान जाने चाहिए कि डाइसी साहब ने ये कहा था, और ये डेफिनेशन लिखा रहे तो आप देख करके पहचान जाने चाहिए कि जेनिंग्स साहब ने कहा था। ठीक है, ताकि MCQ क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाएँ। लिखिए तीसरा में लिखिए वेड ने कैसे डिफाइन किया, WADE, वेड ने कैसे डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर। देखिए कितना आसान और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है। वेड ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि किस चीज़ से रिलेट करता है, रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर। तो आपको जहाँ भी गवर्नमेंटल पावर के कंट्रोल की बात आए तो समझिएगा वेड का डिफिनीशन है। आप की टर्म्स को याद कीजिए, ये कंट्रोल की बात करता है। गवर्नमेंटल पावर मतलब जो एजेंसीज की पावर है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज की जो पावर है उसके कंट्रोल की बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। किसके हिसाब से? वेड के हिसाब से। ठीक है, तो सभी डेफिनेशन का की वर्ड याद रखिएगा, ये कंट्रोल इसमें सबसे मेन वर्ड हो गया। गवर्नमेंटल पावर की कंट्रोल की बात करता है। आगे आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्यों इतना ग्रोथ हो गया। जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देखिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके बिना काम ही नहीं चलता। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बिना कहीं काम नहीं चलता है। लेकिन पहले जो था एंशियंट टाइम में या बहुत पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इतना ग्रो नहीं किया हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट डेवलप हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट आया तो भाई जो अथॉरिटीज़ है उन पे लिमिटेशंस रहनी चाहिए, एब्यूज़ ऑफ पावर नहीं होने चाहिए, आर्बिट्रेरी मैनर में वो काम नहीं करने चाहिए। तो ये सब कंट्रोल करने का जो लॉ होता है यही तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ठीक है, और इसलिए तो इसको पब्लिक लॉ कहा जाता है, क्योंकि ये पब्लिक से कंसर्न है और पब्लिक अथॉरिटीज से कंसर्न है। धीरे धीरे जो है एजेंसीज की फंक्शन इतनी बढ़ गई, एजेंसीज के पावर्स इतने बढ़ गए कि उनको कंट्रोल किया जाना ज़रूरी लगा। नहीं तो गवर्नमेंट हर चीज़ में इन्वॉल्व है ना, आजकल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसी जो है हर चीज़ में इन्वॉल्व है। तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम कंट्रोल ऑन गवर्नमेंटल पावर्स एंड एजेंसीज पावर, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत पड़ी और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इतना डेवलप हुआ। और समय के साथ साथ आप जानते हैं कि ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश हो गए हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मैटर्स को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड फास्टली डील करे, टैकल करे। तो ये सब तो कंसेप्चुअल चीज़ हो गया, ये सब आप बेसिक समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। जो नहीं समझते हैं उनके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ ताकि आप ध्यान में रखें। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पढ़ते समय ये नहीं लगना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं हम। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये सब बेसिक्स हो गया। ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को, किसके? एडमिनिस्ट्रेशन के आर्बिट्रेरी एक्शन के अगेंस्ट में। ये हमारे लिए ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है अथॉरिटीज़ की। और ये हमेशा से ऐसा था नहीं। आपने सुना होगा आपने यूके का एक कंसेप्ट था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। सुना है कि नहीं आपने? पहले इसी को फॉलो करता था यूके कि जो राजा है वो कोई गलत काम ही नहीं कर सकता है। यानी कि
आप ऑथोरिटी, राजा भी एक ऑथोरिटी हो गया, तो ये ऑथोरिटीज़ को क्या दे रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इम्यूनिटी दे रहा है कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता है, जो कहे वही सही है, मतलब कोई रिव्यू नहीं होगा उसका, कोई जुडिशल रिव्यू नहीं था। ऑथोरिटीज इंजॉयड कंप्लीट इम्यूनिटी, ओके। बट ये आउटडेटेड वर्जन है, ये पहले फॉलो किया जाता था, यूके में फॉलो किया जाता था। बट फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ सिस्टम्स, लीगल सिस्टम्स, और इनको कंट्रोल किया जाने लगा। डाइसी साहब रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल दिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ पूरे दुनिया में, जिससे और ज़रूरत पड़ी। इंग्लैंड में एक कमिटी बना था, आप नाम लिखे लीजिए, लिखिए, जॉन ऑगमोर कमिटी जो है 1932 में इस कमिटी ने रिपोर्ट दिया था, और उसने बताया था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में उसने एग्जामिन किया था और उस पर अपना रिपोर्ट दिया था, और कई सारे सेफगार्ड्स के बारे में बताया था कि ये चीज़ें फॉलो की जानी चाहिए ताकि एब्यूज़ ऑफ पावर ना हो, सब कुछ फेयर मैनर में रहे। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड सेफगार्ड इंश्योर किया था, सेफगार्ड प्रेस्क्राइब किया था इस कमिटी ने। कब रिपोर्ट दिया था? 1932 में। इस कमिटी का नाम याद रखिएगा। एक और कमिटी का नाम लिख लीजिए, फ्रैंक्स कमिटी रिपोर्ट 1957। ये किससे रिलेटेड था? ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। इन्होंने कैसे ट्रिब्यूनल फेयर मैनर में, इम्पार्शियल मैनर में काम कर पाएगा, इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट आया था। तो प्रेजेंट का हालत आप सब जानते हैं कि यूके में भी रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, यूके में जुडिशल रिव्यू का सिस्टम है, वहाँ भी ट्रिब्यूनल सिस्टम है। तो अब सब कुछ जो है फॉलो किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है पूरा यूके में फॉलो किया जाता है। इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया की बात की जाए तो मनुस्मृति में या अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स मिलते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें कुछ मिलते हैं। माना जाता था कि जो राजा होता है उसको भी धर्म के अकॉर्डिंग काम करना होता है, फंक्शन करना होता है। किंग भी धर्म के अकॉर्डिंग को फंक्शन करना होता है। बट एक्चुअली जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, वो ब्रिटिश एरा में डेवलप हुआ, ब्रिटिश एरा में डेवलप हुआ मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ओके। तो ये सब तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, ये भी मैंने बता दिया। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन जो है बना दिए जाते हैं एमसीक्यू से, तो वो सब भी आपको बन जाने चाहिए। फिर तो अच्छा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया इंडिया में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और ज़्यादा डेवलप किया, जुडिशरी ने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया डेवलप करने में, बहुत सारे प्रिंसिपल्स रूल्स लेट डाउन के जुडिशरी ने। कई बार लोग जो है या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को कनेक्ट करके, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेम है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेम है? नहीं, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, हालांकि दोनों ही पब्लिक लॉ का पार्ट है। क्या है? बोथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ। बट क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बताया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी गवर्नमेंट के बारे में बताता है, लेकिन बताता है कि गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, वो भी बताता है, पावर्स को बारे में बताता है कि पावर्स कैसे कैसे डिवाइड होगा, एग्जीक्यूटिव के पास क्या पावर है, लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है, जुडिशरी का क्या काम है, कुछ अथॉरिटीज़ के बारे में भी बताता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आप सबको पता है, बहुत सारे राइट्स ड्यूटीज ये सारे बताते हैं, लिमिटेशंस भी सेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीमा लेक्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या बताता है, हमने डिफिनीशन ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ये जो अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है, उनके फंक्शंस के बारे में बताता है, ये कैसे वो चीज़ कैसे डेलीगेट कर सकते हैं उसके बारे में बताता है, क्या क्या उनको प्रोसीजर फॉलो करना है, उस पावर पे कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सब चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है। बट इतना ध्यान में रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है, ये भाई पेरेंट है, ये पेरेंट लॉ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसी से अपना अथॉरिटी डिराइव करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ ऑफ द लैंड, इट इज़ द सुप्रीम लॉ, इट इज़ द पेरेंट लॉ। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तो प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है ना। रिलेशनशिप को बड़ा ही बारीक है, समझ लीजिएगा, ठीक है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैल्यूज है, उसको इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए, अबाइड बाय किया जाए अथॉरिटीज़ के द्वारा।
जैसे कि रूल ऑफ लॉ जो है, इक्वालिटी है, नेचुरल जस्टिस है, फेयरनेस है, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है, और इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल इफेक्ट देता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इज़ इट ओके एंड क्लियर टू एवरीवन? क्या कोई है जिसको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सब भी चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। एक कंसेप्ट आपने सुना है, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम सुना है आपने, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का? इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन फ्रेंच। ये और कुछ नहीं बल्कि ये फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ही बात करता है। जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसी को ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है। फ्रांस जो था वो अपना एक सेपरेट लीगल सिस्टम डेवलप किया हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए। ओके, फ्रांस हैड डेवलप्ड अ सेपरेट लीगल सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, जिसको कहा जाता था ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव, इस टर्म को ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर क्या होते थे, इसके अंदर क्या होते थे, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। इसके अंदर जो होते थे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट हुआ करते थे। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट होता था वो ये डिसाइड करता था, ना कि ऑर्डिनरी कोर्ट। ऑर्डिनरी कोर्ट नहीं, जुरिस्डिक्शन नहीं था। जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो मैटर था वो ऑर्डिनरी कोर्ट नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट डिसाइड करता था। और एक लिखिए, काउंसिल डी इटैट, इसको क्या कहा जाता था? ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट था फ्रांस में। ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इन फ्रांस, काउंसिल डी इटैट, इस टर्म को भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछ दिया इस टर्म को लेकर के तो मतलब बता दीजिएगा। काउंसिल डी इटैट, इट मीन्स हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इन फ्रांस। फ्रांस के कंटेक्स्ट में बात हो रहा है, ये मैं ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव बता रहा हूँ, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। तो भाई इनका तो अलग ही सिस्टम चल रहा था, इनके लिए अलग ही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके लिए अलग ही एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स था। वो ऑर्डिनरी सिविल लॉ से नहीं गवर्न होते थे। और इस अलग जो ये अलग जो सिस्टम था इसको कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया। जैसे कि सबसे पॉपुलर नाम तो है डाइसी का ही। डाइसी क्रिटिसाइज्ड ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। क्यों भाई, क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि उनका मानना था कि ये जो सिस्टम है, फ्रांस का जो सिस्टम है, ये स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है ऑफिशियल्स को, और ये इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। क्या को? इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है ये सिस्टम, क्योंकि ये कॉमन पीपल को और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को अलग अलग डिफरेंशियली ट्रीट कर रहा है, अनरीजनेबली डिफरेंशियली ट्रीट कर रहा है। और इसीलिए डाइसी ने क्रिटिसाइज किया और अपोज किया ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव के सिस्टम को। डाइसी का मानना था कि ऑर्डिनरी कोर्ट ही सबके लिए होना चाहिए और लीगल सिस्टम भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्पेशल रूल्स नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए स्पेशल रूल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए सबके लिए लीगल सिस्टम यूनिफॉर्म होना चाहिए। कोर्ट ऑर्डिनरी कोर्ट्स ही सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में बाद में पाया गया, बताइए, देखिए, डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल पूरा दे दिया। पढ़िएगा तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जो डाइसी का पूरा किताब पढ़िएगा, थ्योरीज पढ़ेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। उन्होंने देखा फ्रांस के सिस्टम को और खूब क्रिटिसाइज किया और कहा कि बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और फिर डाइसी का नाम कितना पॉपुलर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, और डाइसी का कितना कंट्रीब्यूशन है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। इनका रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल आप सभी जानते हैं। माना गया, बाद के स्कॉलर्स जो हैं वो मानते हैं कि जो फ्रांस था ना, फ्रांस में भले ही ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था तो उस सिस्टम में ज़्यादा रूल ऑफ लॉ था इन कंपेरिजन टू यूके। वो सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा परफेक्ट था। वो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ज़्यादा डेवलप्ड था, ज़्यादा एफिशिएंट था इन कंपेरिजन टू यूके, इन कंपेरिजन टू डाइसीज रूल ऑफ लॉ, जो कि यूके के कंटेक्स्ट में उन्होंने दिया हुआ था। उससे ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किस में था? उससे ज़्यादा फ्रांस में था। तो माना गया कि इनका जो ऑब्जर्वेशन था रिगार्डिंग फ्रांस ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव वो गलत था। उन्होंने बहुत एग्जेजरेट कर दिया क्रिटिसिज्म को। एक्चुअल में जो वो सिस्टम है, आज देखिए, आज वही तो फॉलो हो रहा है ना। ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, अलग कोर्ट बना हुआ है जो अलग मैटर्स को देखता है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड कोर्ट होता है, वो और इफिशिएंटली देखता है और कम टाइम में देखता है। और वो जजेज जो होते हैं
जो वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादा क्वालिफाई उस मैटर में क्वालिफाइड होते हैं, उस एस्पेक्ट में क्वालिफाइड होते हैं और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ताकि इफेक्टिवली डील कर पाएँ ऐसे मैटर को। तो ये आजकल हर जगह ट्रिब्यूनल सिस्टम है, ट्रिब्यूनलाइजेशन हो गया पूरी दुनिया में, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ था और डाइसी के अकॉर्डिंग होना भी नहीं चाहिए था। तो इसीलिए कहा जाता है कि डाइसी का जो अंडरस्टैंडिंग था रिगार्डिंग फ्रांस रूल ऑफ लॉ एंड फ्रांस डायट एडमिनिस्ट्रेटिव वो कम्प्लीटली गलत था। और उनका जो अंडरस्टैंडिंग था रिगार्डिंग यूके वो भी गलत था, क्योंकि यूके में कंपेरेटिवली कम रूल ऑफ लॉ था इन कंपेरिजन टू फ्रांस। ये बाद के स्कॉलर्स का ऐसा मानना है। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें था, मैंने थोड़ा सा बता दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी आपको टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा डाइसी का पूरा थ्योरीज एंड उनके क्रिटिसिजम्स अच्छे से किसी टेक्स्ट बुक से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ गए आप ना, डायट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब हम लोग आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है रूल ऑफ लॉ। किसने दिया था भाई, किसने दिया था? एवी डाइसी। नाम से ही आप समझ रहे हैं, ये जो रूल ऑफ लॉ टर्म है इससे मतलब ही निकल रहा है ना, पढ़ के इसका ग्रामेटिकल मतलब ही निकल रहा है। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ का रूल होना चाहिए, लॉ का शासन होना चाहिए, लॉ ही सुप्रीम होना चाहिए, किसी भी पावर के ऊपर लॉ की सुपरमेसी होनी चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ से ये तो अपने आप झलक जा रहा है कि कोई भी जनाब, कोई भी चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, वो लॉ के ऊपर नहीं रहेगा। नो वन इज अबव लॉ। लॉ के ऊपर कोई नहीं है भाई, लॉ सबसे ऊपर है। तो इनका जो रूल ऑफ लॉ का थ्योरी था, एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ का जो थ्योरी था, उसमें 3 प्रिंसिपल्स थे। तो आइए पहला डिस्कस करते हैं। पहला लिखिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ये तीनों याद होना चाहिए आपको, कि कौन से 3 प्रिंसिपल हैं। एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ है, उसके 3 एसेंशियल्स क्या हैं, ये सबको रटा हुआ होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये नाम से ही पता चलता है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ सुप्रीम है, यानी कि कहीं भी कोई आर्बिट्रेरी पावर नहीं होनी चाहिए। नो आर्बिट्रेरी पावर। एवरीवन मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब लॉ ही है सुप्रीम, लॉ सबसे सुप्रीम है, सब कुछ उसके अंडर में है, कहीं कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं रहेगी, सबको अबाइड बाई करना है लॉ से। लॉ इज द सुप्रीम, ये पहला रूल ऑफ लॉ है, पहला प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का। दूसरे पे आते हैं, लिखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आप जानते हैं, आपने सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सब कोई समान है, सब कोई एक है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ। जो लॉ है वो सबके लिए समान है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। क्या अमीरों के लिए अलग लॉ है, गरीबों के लिए अलग लॉ है? नहीं। क्या जो पावरफुल लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके लिए अलग लॉ है, जो लेस पावरफुल लोग हैं उनके लिए अलग लॉ है? नहीं। सबके लिए एक ही लॉ रहेगा, समान लॉ रहेगा। अगर कोई चीज़ क्राइम डिक्लेयर किया गया है तो सबके लिए वो क्राइम रहेगा। ये नहीं कि कोई खास स्टेटस या पोस्ट होल्ड करने वाला पर्सन के लिए वो क्राइम नहीं रहेगा, सबके लिए एक ही रहेगा। लॉ के सामने सब लोग इक्वल है, नाम से क्लियर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने इसका कंसेप्ट पढ़ा होगा। आइए तीसरे पे आते हैं। लिखिए, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। क्या लिखा मैंने? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जो कि कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का, इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में दिया था ना ये थ्योरी, इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। तो ध्यान रखेंगे, तीसरा प्रिंसिपल क्या है रूल ऑफ लॉ का? प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। जो संविधान है, इंग्लैंड का संविधान, जो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसका आउटकम है, किसका रिजल्ट है? ऑर्डिनरी लॉ का। किसका? ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड का। भाई कोई
स्पेशल उसके लिए कुछ नहीं है। इंग्लैंड में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। तो कहना ये था एविडाइसी का कि जो इंग्लैंड में जो लोगों के राइट से राइज होते हैं वो जुडिशियल डिसीजन से राइज होते हैं, वो कॉमन लॉ का पार्ट है, वो कॉमन लॉ से राइज होता है, किसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं राइज होता है। समझ रहे हैं ना आप? इंग्लैंड में जो राइट्स है पीपल का वो जुडिशियल डिसीजन का आउटकम है, वो कॉमन लॉ का आउटकम है एंड नॉट आउटकम ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आउटकम नहीं है। मीन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड थ्रू, किस चीज से प्रोटेक्ट होता है राइट? कोर्ट्स एंड जजमेंट्स। कोर्ट से, जजमेंट से राइट्स प्रोटेक्ट होता है लोगों का, किसी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होता है। तो आप समझे ना, ये तीनों प्रिंसिपल्स हैं डाइसी के रूल ऑफ लॉ का, जो आप सभी को रटा हुआ होना चाहिए। कहीं से भी कुछ लिखे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए किस प्रिंसिपल का बात कर रहा है। सबको ध्यान में रहेगा ना, कोई भूलना मत एकदम। तो आप समझ गए रूल ऑफ लॉ है। इस रूल ऑफ लॉ जो है बड़ा ही पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया। डाइसी जो है खुद पूरे वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए। इनका रूल ऑफ लॉ को इनकॉर्पोरेट किया जाने लगा हर जगह। और ये रूल ऑफ लॉ क्या इंश्योर करता है? ये फेयरनेस इंश्योर करता है, ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है कि आप आर्बिट्रेरी मैनर में काम नहीं कर सकते हैं। ये अब्यूज़ ऑफ पावर से हमें बचाता है, ये लिबर्टी इंश्योर करता है। तो कितने बेसिक्स जो पावर है, जो बेसिक्स ह्यूमन राइट्स है, वो इंश्योर करता है रूल ऑफ लॉ। ओके। हालांकि जो डाइसी का रूल ऑफ लॉ था स्ट्रिक्ट सेंस में, उसमें ट्रिब्यूनल के लिए जगह नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए स्पेस नहीं था। लेकिन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ट्रिब्यूनल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ट्रिब्यूनल की ज़रूरी होती है। तो ये जो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल था डाइसी का, उससे ये डिफ़र करता है। तो हमारे इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाइड्स बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। बहुत सारे आर्टिकल जो फेयरनेस की बात करते हैं। जुडिशरी जो है बहुत सारे केसेस में, केस लॉ में रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। किसको? रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, STRUCT और स्ट्रक्चर इन इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो आप जानते ही हैं, केशवानंदा भारती वाले डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना जाता है। ठीक है, केशवानंदा भारती का केस, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, मनिका गांधी का केस, ये सारे केसेस आप सबको पता है। इन सभी केसेस से ये कंक्लूड हो चुका है कि रूल ऑफ लॉ इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बनता है। चलिए, ये हो गया। आते हैं अगले पे। अब लिखिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आप सबने सुना हुआ है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव, कौन सा? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, ये तीनों ही भैया अलग अलग है। ये तीनों सेपरेट है, इनके पावर्स सेपरेट है, अलग अलग है। एग्जीक्यूटिव का काम है कि लॉ को एग्जीक्यूट करे, टू एग्जीक्यूट लॉ। लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉ। जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट लॉ। और ये काम अपना अपना करेंगे, एक दूसरे में अड़ंगा नहीं लगाएंगे, टांग नहीं लगाएंगे, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे का जीना हराम नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर कहता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीन जो मेन ब्रांच है, ऑर्गन है गवर्नमेंट के, ये तीनों सेपरेट है और इनके पावर सेपरेट है, इनकी काम सेपरेट है। इनको एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करना है, पावर सेपरेट है। समझ गए ना आप? और इससे क्या फ़ायदा होता है? ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करता है। मान लीजिए तीनों सेपरेट नहीं होता, एक ही काम सबका होता, एक ही अथॉरिटी के पास सब काम होता, तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाता ना। और कंसंट्रेशन ऑफ पावर जहाँ होता है उसका, वहाँ पे एब्यूज़ ऑफ पावर के चांसेस बढ़ जाते हैं। पावर जब भी कंसंट्रेट होगा तो उसका एब्यूज़ के चांस बढ़ेंगे, इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में। ओके, ये हमारी लिबर्टी को ज़्यादा इंश्योर करता है और पावर को कंसंट्रेट होने से बचाता है। और कौन सा भाई फिलोसफर है इससे रिलेटेड वेरी वेरी पॉपुलर?
मॉन्टेस्क्यू। ये भाई फ्रांस के थे। कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। इन्होंने अपना थ्योरी दिया था सेपरेशन ऑफ पावर को रिगार्डिंग, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर किससे एसोसिएटेड है? मॉन्टेस्क्यू से एसोसिएटेड है, मॉन्टेस्क्यू से। तो आइए देखते हैं कौन सा देश का क्या स्टेटस है इसमें। जो यूएसए है, अमेरिका जो है, वो रिलेटिवली, मतलब इंडिया के रिलेटिवली फॉलोज स्ट्रिक्ट सेपरेशन, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है। यूएसए इंडिया के से रिलेटिवली ज़्यादा स्ट्रिक्ट सेपरेशन फॉलो करता है। वहाँ भी चेक्स एंड बैलेंस है, वहाँ भी सेपरेट ऑर्गन्स है, तो इंडिया कंपेरिजन में ज़्यादा। यूके की बात करें अगर यूके की, तो यूके जो है फॉलोज पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर। यूके जो है पार्शियल फॉलो करता है। यहाँ तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट मान लिया जाता है। एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, तो ये फॉलो स्ट्रिक्ट नहीं करता है यूके। अब बात आई इंडिया की। इंडिया का क्या स्टेटस है भाई? बताइए इंडिया का क्या स्टेटस है? इंडिया डज नॉट फॉलो स्ट्रिक्ट सेपरेशन, इट फॉलोज फंक्शनल सेपरेशन विथ चेक्स एंड बैलेंस। इंडिया में भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन फॉलो नहीं किया जाता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन फॉलो नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ फंक्शनल सेपरेशन है, सब अलग अलग फंक्शन करेगा, लेकिन चेक्स एंड बैलेंस भी रहेगा। जैसे कैसे जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव के और लेजिस्लेचर को डिसीजंस को ओवरथ्रो कर देता है, तो इंडिया में जो है वो चेक्स एंड बैलेंस है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन फॉलो। एग्जाम में आएगा कि क्या इंडिया स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो आंसर इज नो। क्या इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता है, तो आंसर इज यस, करता है, बट स्ट्रिक्टली नहीं। फंक्शनल सेपरेशन है हमारे यहाँ, सारे अलग अलग फंक्शन करते हैं। ओके, कुछ आर्टिकल जो इसे डील करता है, आर्टिकल 50 आपको पता है, आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा इस आर्टिकल को। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भी अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 121 है और आर्टिकल 211 है, जो कि बात करता है कि जजेज का जो एक्शंस है, कंडक्ट है, जजेज का जो कंडक्ट है उसको लेजिस्लेचर में नहीं डिस्कस किया जाएगा। जुडिशरी का जो कंडक्ट है वो लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 121 एंड 211 में बताया गया है। और फिर आर्टिकल 122 एंड 212 में बताया गया है कि कोर्ट भी लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग को कोर्ट भी क्या करेगा? इंक्वायर नहीं करेगा। ओके, तो दोनों के लिए ये उसमें नहीं इंटरफेयर करेगा, वो इसमें नहीं इंटरफेयर करेगा। कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इनटू लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। किसमें? 122 एंड 212 में। केस का नाम लिखिए, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया जो है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज स्ट्रिक्ट सेपरेशन। फिर लिखिए, केशवानंदा भारती का केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सबको पता है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कई बार जो होता है ओवरलैप हो जाता है, फंक्शन जो होते हैं वो क्या हो जाता है? ओवरलैप हो जाता है और माना जाता है कि इंटरफेयर हो गया, एक दूसरे में इंटरफेयर हो गया। जुडिशरी का जुडिशियल एक्टिविज्म आप सब जानते ही हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म जानते ही हैं। क्रिटिसाइज किया जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म को। प्रोएक्टिव जो रोल होता है जुडिशरी का, उसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जब वो जनरली अदर ऑर्गन्स का भी काम कर दिया करता है। एग्जीक्यूटिव का कोई काम कर दिया, लेजिस्लेचर का कोई काम कर दिया, गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब कर देता है कि हाँ जब तक पार्लियामेंट इस पर कानून नहीं बनाया यही कानून का काम करेगा। तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो प्रो जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको क्रिटिसाइज किया जाता है और माना जाता है कि ये उतना सही नहीं है, बट फिर भी जुडिशरी जो है वो राइट्स एंड लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म करती है, प्रो एक्टिव रोल निभाती है।
तो ये जुडिशरी का इंटरफेयर हो गया इन अदर ऑर्गन्स। वैसे ही एग्जीक्यूटिव भी करता है, एग्जीक्यूटिव भी कई बार क्वाजाई जुडिशियल पावर्स उसको भी दिए जाते हैं, उसको भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का काम दिया जाता है। लेजिस्लेचर भी कई बार एग्जीक्यूटिव का काम कर लेती है। तो ये सब जो है कई बार ओवरलैपिंग हो जाता है सेपरेशन ऑफ पावर का, ये सब लिमिटेशंस है। और जो चेक्स एंड बैलेंस होता है ना, चेक्स एंड बैलेंस, उसको हम सेपरेशन ऑफ पावर को कंट्रेरी नहीं कहा जाता है, वो वायलेटिव नहीं है। चेक्स एंड बैलेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज वायलेटिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये तो उसको और मजबूत बना रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर का मेन एसेंस क्या है? मेन एसेंस है कि टिरेनी को प्रिवेंट करे, मेन एसेंस है कि ज़्यादा अच्छे से सारे ऑर्गन फंक्शन करे। तो ये चेक्स एंड बैलेंस होता है, इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंस, ये एक तरह से इसी में मदद करता है ताकि सभी ऑर्गन जो है अपने लिमिटेशंस और अपनी ड्यूटी को सही से निभाए। चेक्स एंड बैलेंस को अगर गायब कर दिया जाए ना तब दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इतना भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि चेक्स एंड बैलेंस के लिमिट को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो बड़ा ही वो सामंजस्य बैठाना पड़ता है सब में कि चेक्स एंड बैलेंस भी होना चाहिए लेकिन एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स को हम समझते हैं। आप सब जानते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन को जानते हैं, एक और टर्म होता है क्वाजाई लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या हो गया? आप जानते हैं पार्लियामेंट कानून बना रहा है, लेजिस्लेचर कानून बना रहा है, वो उसका लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया को ही तो लेजिस्लेशन कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन, जब लेजिस्लेचर अपना काम करे तो लेजिस्लेटिव फंक्शन। क्वाजाई लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या हो गया? अब जब उसके सबऑर्डिनेट को दिया गया यही काम लेजिस्लेट करने को, डेलीगेट किया गया, तो उसको कहेंगे क्वाजाई लेजिस्लेटिव फंक्शन। ओके, कई बार जो अथॉरिटीज होते हैं उनको रूल्स बनाने का पावर दिया जाता है, रेगुलेशंस बनाने का, बाईलॉज बनाने का, स्कीम्स बनाने का, ये सब पावर डेलीगेट किया जाता है। किसके द्वारा? लेजिस्लेचर के द्वारा। तो इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, आप सबको पता ही है। तो ये क्वाजाई लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया। ओके, ये जो होता है, जो पेरेंट स्टैट्यूट होता है, इसको सप्लीमेंट करता है। जैसे आप सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी को पावर दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी बाईलॉज बना ले, म्यूनिसिपल बाईलॉज बनाते हैं, यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस बनाती है। तो ये टर्म हो गया कौन सा? क्वाजाई लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, समझ गए। एक और टर्म लिखिए, क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन। अब जो है, जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स है वो तो हैं ही, वो तो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स है वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन कुछ नए तरीके के ऑथोरिटीज, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज़ भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं जो कि क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि ट्रिब्यूनल्स हो गए। ये क्या करते हैं? ये क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है, ये क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एडजुडिकेटिंग बॉडी ही, एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ही है। ये भी जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एडजुडिकेशन को फॉलो करते हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ को, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये सब एडहेर करेंगे। तो क्वाजाई जुडिशियल फंक्शन हो गया जो क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी परफॉर्म करता है। और क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी क्या हो गया? यही ट्रिब्यूनल्स हो गया, जो खास तरह के मैटर को डील करने के लिए जो स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उनको कहा जाता है क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटीज़। ये ट्रेडिशनल कोर्ट से अलग होते हैं। ओके ओके, ये दो टर्म था, मैंने समझा दिया। आइए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कोई रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गया, बाईलॉज हो गया, ऑर्डर्स हो गया, इटीसी मेड बाय एग्जीक्यूटिव authorities under powers delegated by legislature, इसी को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ ये काम करे, जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रूल्स बनाए, जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बाईलॉज बनाए, ऑर्डर दे, रेगुलेशंस बनाए, तो इसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहेंगे। लेकिन कब ये क्यों बनाएगा? अपने आप बना लेगा क्या? नहीं, अंडर पावर्स डेलीगेटेड बाय लेजिस्लेचर। मतलब कि जो मेन लेजिस्लेचर है वो इनको पावर डेलीगेट करता है, एंड अंडर दैट डेलीगेटेड पावर ये रूल्स बनाते हैं, और इसी रूल्स बनाने को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आसान सा है, समझ जाइए सब लोग, कि जो लेजिस्लेचर है वो पावर डेलीगेट करता है कि हम कह रहे हैं तुम बना लो। लेजिस्लेचर कहेगा कि ठीक है भाई यूनिवर्सिटी साहब, मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम अपने को रेगुलेट करने के लिए तुम कानून बना लो। तो यूनिवर्सिटी अपने को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशंस बना लिया।
तो यूनिवर्सिटी ने जो बनाया रेगुलेशन वो अपने आप से बनाया क्या? अपने आप से नहीं बनाया, क्योंकि उसको पार्लियामेंट ने आदेश दिया कि तुम बना सकते हो, इसीलिए बनाया। तो डेलीगेट किया गया ना पावर को, तो यही डेलीगेट करना पावर, ये बहुत एसेंशियल एलिमेंट हो गया डेलीगेट लेजिस्लेशन का। अब जब डेलीगेट किया तो यूनिवर्सिटी ने रेगुलेशन बना दिया, तो जो यूनिवर्सिटी ने रेगुलेशन बनाया इसी को कहेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्योंकि ये जो लेजिस्लेशन हुआ वो अंडर डेलीगेटेड पावर हुआ। और कौन डेलीगेट करता है? पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर डेलीगेट करता है। किसको डेलीगेट करता है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को। किस लिए डेलीगेट करता है? ताकि वो अथॉरिटी अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कानून बना सके। अब सबके लिए पार्लियामेंट नहीं ना बनाता फिरेगा, जो मेन लेजिस्लेचर है वो सब सारे अथॉरिटीज के लिए कानून बनाता फिरेगा नहीं, पर फिरेगा। इसलिए तो डेलीगेट कर दिया जाता है कि भाई तुम जाओ अपने बनाओ, रेगुलेट करो, लेकिन तुमको हमसे डिफर नहीं कर जाना है। हम जो पेरेंट लॉ बना के दिए हैं तुमको, उससे डिफर नहीं कर जाना है। ओके, समझ में आ गया ना आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बेसिक कंसेप्ट? जो मेन पॉलिसी है वो तो लेजिस्लेचर ही लेट डाउन करेगा, लेकिन जो बारीकियां हैं, जो डिटेल्स है, वो एग्जीक्यूटिव जो है वो बना करके वो फॉलो करता है। तो वो हमेशा ही लेजिस्लेटिव कंट्रोल का सब्जेक्ट होता है। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है, जो मेन लेजिस्लेचर है वो चाहे तो कभी भी इस चीज़ को बदल सकता है, कभी भी कोई पावर दे सकता है, पावर छीन सकता है। ओके, ये जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो हमेशा मेन लेजिस्लेचर के कंट्रोल में होता है। एंड ये जुडिशियल रिव्यू का भी सब्जेक्ट होता है, जुडिशरी भी इसका रिव्यू कर सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो या मेन लेजिस्लेचर जो पेरेंट लॉ है उससे कोई कंट्रेरी कोई काम नहीं कर दिया है। इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ इतना सारा चीज़ें, उसमें आप नोट करते जाइएगा। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ, इन सब पे क्वेश्चन बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इन सब पे क्वेश्चन पूछता है, बता देगा कि पूछे देगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या मेन फंक्शन है, क्यों होता है, किस लिए होता है। तो इसका क्या फ़ायदे हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पार्लियामेंट का टाइम बचाता है, जो मेन लेजिस्लेचर है उसका टाइम बचाता है। और जो मान लीजिए कि इससे स्पेशलाइजेशन भी आ रहा है। कैसे? हम यूनिवर्सिटी को दे दिए कि तुम यूनिवर्सिटी जो है अपने आप को रेगुलेट करने के लॉ बनाओ। तो यूनिवर्सिटी का तो एक ही काम है ना कि यूनिवर्सिटी को चलाना। तो यूनिवर्सिटी तो अपने काम को चलाने में स्पेशलाइजेशन हासिल किए हुए है, तो वो अपने लिए जो है वो मोर एफिशिएंट रेगुलेशन बनाएगा कि कैसे अपने आप के वेलफेयर के लिए अच्छे से चला सके। हालांकि इसका दुरुपयोग हो जाता है। यूनिवर्सिटी जो है ऑटोनॉमी का फ़ायदा उठा लेते हैं और आर्बिट्रेरी नेचर में काम कर देते हैं कई बार, वो अलग बात है। मेन एसेंस जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का उससे अलग है, वो है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को चलाने के लिए एफिशिएंटली कानून बनाएं, लॉज बनाएं, ताकि स्पेशलाइज्ड कानून बन सके और मोर एफिशिएंसी के साथ फंक्शन कर सके। ठीक है, ये एडवांटेज है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कुछ डिसएडवांटेज है। एक तो मैंने अभी बताया ना कि मिसयूज का चांस होता है। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, क्योंकि हम पावर दे रहे हैं तो जिसके पास भी भाई पावर आएगा उसके पास चांसेस है कि वो एब्यूज ऑफ पावर कर सकता है। पावर के साथ साथ एब्यूज ऑफ पावर भी आता है, तो ये कई बार जो होता है ये मिसयूज हो जाता है। और हम एक्सेसिव डेलीगेशन का भी खतरा होता है ना, कि हम कितना डेलीगेट करेंगे, क्या क्या उसको डेलीगेट किया जाए, किस हद तक डेलीगेट किया जाए। तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन, कि ज़्यादा मत डेलीगेट हो जाए। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात लिखिए कि जो एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन है कांट बी डेलीगेटेड। लेजिस्लेचर का जो मेन काम है, जो एसेंशियल काम है, वो डेलीगेट भाई नहीं हो सकता है। वो कैसे डेलीगेट कर देगा? पार्लियामेंट अपना मेन काम थोड़ी डेलीगेट कर देगा, लेजिस्लेचर अपना स्टेट लेजिस्लेचर अपना मेन काम थोड़ी डेलीगेट कर देगा। तो देयर कांट बी डेलीगेशन ऑफ एसेंशियल फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। याद रखिएगा सब लोग। एक केस का नाम लिखिए, इंद्रे दिल्ली लॉज एक्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेलीगेशन वैलिड होगा इफ एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन रिटेन्ड बाय लेजिस्लेचर। मतलब कि अरे यार बढ़ो आगे, लेजिस्लेचर, ठीक है। तो मतलब कि अगर लेजिस्लेचर ने अपना एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन को रिटेन किया हुआ है, मतलब अपने पास ही रखा हुआ है, तब डेलीगेशन वैलिड होगा। लेकिन अगर लेजिस्लेचर ने अपना एसेंशियल फंक्शन ही डेलीगेट कर दिया तो भाई ऐसा डेलीगेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, याद रहेगा ना सबको? डेलीगेशन इज ओनली वैलिड इफ एसेंशियल फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज रिटेन्ड बाय द लेजिस्लेचर। वो अपने पास ही रखे, वो मत डेलीगेट करे। ओके, एक और केस का नाम लिखिए, हरि शंकर
पकला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें कहा गया कि कंडीशनल एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाज अपहेल्ड। मतलब कि कंडीशनल डेलीगेशन हो सकता है, कंडीशनल जो डेलीगेशन होता है उसको अपहेल्ड किया कोर्ट ने, और वो डेलीगेट किया जा सकता है कि आप लेजिस्लेट कीजिए। और बहुत तरीके की चीज़ डेलीगेट किए जाते हैं ना, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना, बाईलॉज बनाना, ऑर्डर्स करना, नोटिफिकेशन इशू करना, कोई स्कीम बनाना, ये सब जो है डेलीगेट किया जाता है। आइए इसका कुछ क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन लिखिए, कंडीशनल लेजिस्लेशन। इसमें क्या होता है कि लेजिस्लेचर कानून तो बना देता है लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास छोड़ देता है कि एग्जीक्यूटिव इसको इन्फोर्स करेगा कुछ खास कंडीशन के पूरा होने पे। तो कंडीशनल लेजिस्लेशन है कि ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन वो उसको इन्फोर्स किया जाएगा। और आता है इसमें सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसमें सबऑर्डिनेट जो लेजिस्लेटर होता है उसको कुछ पावर दी जाता है कि तुम कुछ बनाओ, तुम जो गैप्स रह गया है उसको फिल करो। हम तो ओवरऑल बना दिए हैं, ऊपर ऊपर से लॉ बना दिए हैं, अब तुम बारीकियों को फिल करो और अपने आप को एफिशिएंटली रेगुलेट करने के लिए और तुम स्कीम्स बनाओ, पॉलिसी बनाओ और जो रूल्स है वो लेट डाउन करो। फिर होता है एंसिलरी लेजिस्लेशन। इसका क्या काम होता है? एंसिलरी लेजिस्लेशन का काम होता है जो प्राइमरी लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करना मेन काम होता है। क्या करना है कि प्राइमरी लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, कि जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है प्राइमरी लॉ ने उसको कैसे फुलफिल किया जाए, वो कैसे ऑपरेशन में आएगा। इस चीज़ के बारे में एंसिलरी लेजिस्लेशन डील करता है कि उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कुछ रूल्स लेट डाउन करना, तो वो करेगा। ये एंसिलरी लेजिस्लेशन में आता है। ओके, आइए ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहला लिखिए, सबस्टेंटिव लिमिटेशंस। मतलब कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होता है वो कभी पेरेंट लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता। वो कभी भी क्या होगा, देखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कांट अल्ट्रावायस पेरेंट एक्ट, कांट वायोलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कांट बी आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल। देखिए की टर्म मैं कीवर्ड्स लिखता जा रहा हूँ, आपको बस यही ध्यान में रखना है, आपको बस यही कीवर्ड्स याद रखना है। कांट बी मैलाफाइड, ये इतना काफ़ी है सब्सटेंटिव लिमिटेशंस के लिए। मतलब कि लिमिटेशंस लगाए हुआ है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे कि आप अपने पेरेंट लॉ के खिलाफ नहीं ना जा सकते हैं, आप अपने पेरेंट लॉ की कंट्राडिक्टरी तो नहीं हो सकते है ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड तो कोई नहीं जा सकता, तुम भी नहीं जा सकते हो, वो तो आपका पेरेंट लॉ भी नहीं जा सकता, तो तुम क्या जाओगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जाना है आपको अनरीजनेबल नहीं हो जाना है। अब मान लीजिए यूनिवर्सिटी को दिया और यूनिवर्सिटी आर्बिट्रेरी रूल्स बना दिया, तो यूनिवर्सिटी का आर्बिट्रेरी रूल्स बना देना ये लिमिटेशंस है और ये नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी। अनरीजनेबल रूल्स लेट डाउन कर देना नहीं कर सकता, मैलाफाइड रूल्स बना देना नहीं कर सकता है। तो भले ही डेलीगेशन हुआ है, आपको अथॉरिटी मिली है, आप लेजिस्लेट करो, बट आप मैलाफाइड वे में, आर्बिट्रेरी वे में, अनरीजनेबल वे में नहीं काम कर सकते हो। ये है एक लिमिटेशंस ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यू कांट डू दैट। इवन आप एक्सेसिव लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते हैं। देखिए एक मान लीजिए ये मिस हो गया, ये भी लिख देता हूँ, एक्सेसिव लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकते। मतलब कि आप जो है जितना आपको अथॉरिटी दिया गया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं लेजिस्लेट करोगे। और इवन एक्सेसिव डेलीगेशन भी नहीं हो सकता है। जो पेरेंट लेजिस्लेचर है, जो मेन लेजिस्लेचर है, वो डेलीगेट भी एक्सेसिव नहीं कर सकता है। ओके, सब आप पॉइंट समझ रहे हैं। सेकंड है प्रोसीजरल लिमिटेशंस। इसका मतलब होता है
कि जो नीचे की ऑथोरिटीज़ हैं उनको जो प्रोसीजर है, प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है, उसको अबाइड बाई करना है, उसको फॉलो करना है मस्ट। जैसे कि आपको अगर लिखा हुआ है कि कंसल्ट करना है किसी ऑथोरिटी से, तो कंसल्ट करना ही करना होगा। आपको लिखा है कि पब्लिक करना है, पब्लिकेशन होना चाहिए गैजेट में, तो करना ही करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसीजर होती है, मतलब जो भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, उससे अबाइड बाई करना है। उसको अगर नहीं कीजिएगा तो भी आपके रूल्स को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। समझ गया प्रोसीजरल लिमिटेशन, कि प्रोसीजर से अबाइड बाई करना है। ओके, तो इन सब चीज़ों का जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। कोर्ट चेक करेगा कि क्या वो अल्ट्रा वायरस तो नहीं है, क्या पेरेंट एक्ट के खिलाफ तो नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, क्या फंडामेंटल राइट के तो खिलाफ नहीं है, क्या अनरीजनेबल तो नहीं है, क्या आर्बिटरी तो नहीं है, मालाफाइड तो नहीं है। ये सब चीज़ों को लेकर के कोर्ट में क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्या हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ओके, तो लेजिस्लेचर तो कंट्रोल कर ही रहा है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर को, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लेजिस्लेचर भी कंट्रोल कर रहा है और साथ साथ जुडिशरी भी कंट्रोल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए सब डेलीगेशन, डेलीगेशन का डेलीगेशन, सब डेलीगेशन, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स जो डेलीगेटी है इज फर्दर डेलीगेटिंग पावर्स टू अनदर ऑथोरिटी। मतलब हमने जिसको डेलीगेट किया वो किसी और को डेलीगेट कर रहा है। पार्लियामेंट ने मान लीजिए यूनिवर्सिटी को डेलीगेट किया, यूनिवर्सिटी कोई और अथॉरिटी को बना के डेलीगेट कर रहा है, तो ये एक सब डेलीगेशन हो गया ना। डेलीगेशन का डेलीगेशन, सब डेलीगेशन। ओके, डेलीगेशन का डेलीगेशन, सब डेलीगेशन। इट मीन्स डेलीगेटी इज फर्दर डेलीगेटिंग, मतलब जिसको हमने डेलीगेट किया, जिसको लेजिस्लेचर ने डेलीगेट किया, वो फर्दर डेलीगेट कर रहा है पावर को किसी और अथॉरिटी को। इसी को कहते हैं सब डेलीगेशन। समझ गए आप? इससे रिलेटेड एक मैगजीम लिखिए, डेलीगेटस नन पोटेस्ट डेलीगेयर। क्या लिखा हूं मैं? डेलीगेटस नन पोटेस्ट डेलीगेयर। इसका मतलब होता है अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। ओके, डेलीगेटस नन पोटेस्ट डेलीगेटी, डेलीगेयर का मतलब होता है कि जिसको हमने डेलीगेट किया वो फिर किसी और को नहीं काम देगा। हम तुमको काम दिए, तुम किसी और को तो नहीं दोगे ना, ये अलाउ नहीं है। जिसको डेलीगेट किया गया वो बनाएगा। पार्लियामेंट ने अगर किसी को डेलीगेट किया है तो वो बनाए भाई ना, अब वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा, ये सब नहीं चलता। इसी को प्रोहिबिट करने के लिए मैगजिम है कि ए डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, वो फर्दर नहीं डेलीगेट करेगा जब तक कि एक्सप्रेसली ऑथराइज नहीं किया गया, अनलेस एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड। अगर आपको ऑथराइज किया गया कि तुम ठीक है तुम फर्दर डेलीगेट कर सकते हो, तब कर सकते हैं। अगर पेरेंट स्टेट्यूट जो है वो एक्सप्रेसली परमिट करता है डेलीगेशन, मतलब सब डेलीगेशन, इफ पेरेंट स्टेट्यूट एक्सप्रेसली परमिट सब डेलीगेशन देन इट्स अलाउड, इट्स परमिसिबल, यू कैन रीडेलीगेट, बट इफ इट्स नॉट देन यू कांट रीडेलीगेट। चलिए, ये हो गया, ये हो गया। अगला टॉपिक पे हम लोग पढ़ते हैं जो कि है ट्रिब्यूनल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, ट्रिब्यूनल्स। बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, एवी डाइसी के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल्स का जगह नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल्स का होना ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाता है और रूल ऑफ लॉ पे खतरा है, उसके अगेंस्ट है। बट मॉडर्न लीगल सिस्टम ये बिलीव करता है ट्रिब्यूनल के एग्जिस्टेंस होने से रूल ऑफ लॉ कहीं पे खतरा नहीं है। इवन रूल ऑफ लॉ को और क्या करता है, सफाइज करता है, रूल ऑफ लॉ को कंट्रीब्यूट करता है, उसमें ये उससे कोरोबोरेट करता है। ओके, ट्रिब्यूनल जो है, तो ये क्या है, मैंने बताया था ऊपर आपको, ये क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है जो कि एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। मतलब कि एडजुडिकेट करता है, ये डिसीजन लेता है, फैसला सुनाता है। जैसे कोर्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वैसे ये भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, लेकिन ये जुडिशियल बॉडी नहीं, क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। क्या है? क्वाजाई जुडिशियल बॉडी है। तो आप सबको इसका बेसिक्स पता है कि क्या करता है। ये जो है स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट्स को क्या करता है, टैकल करता है, क्विकली सॉल्व करता है, एफिशिएंटली सॉल्व करता है। और ये ऑर्डिनरी कोर्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक तरह से सप्लीमेंट करता है, इट सप्लीमेंट ऑर्डिनरी कोर्ट। मतलब जो कंसेप्ट है ट्रिब्यूनल का वो उसके अगेंस्ट में जाने का नहीं था, वो सप्लीमेंट करने का था।
वो अलग बात है कि जो मैटर्स इसमें जाते हैं वो ऑर्डिनरी कोर्ट को जुरिडिक्शन बाहर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये सप्लीमेंट्री नेचर का माना जाता है, ये कंट्राडिक्टरी नहीं है ऑर्डिनरी कोर्ट्स के। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जब आया, वेलफेयर स्टेट का पूरी दुनिया में जब कंसेप्ट आने लगा तो हर तरह के मैटर्स बढ़ने लगे। गवर्नमेंट का जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ब्रॉड हो गया और हर क्षेत्र में फैल गया। सर्विस मैटर्स में, टैक्सेशन में, लेबर में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल लॉ कितना डेवलप हो गया आप जानते हैं। तो इन सब के वजह से ज़रूरत पड़ा कि स्पेशलाइज्ड कोर्ट होता तो कितना अच्छा से टैकल कर लेता। तो इन्हीं सब की वजह से ये ज़रूरत पड़ी, इसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ी कि जो जजेज होते हैं, ट्रेडिशनल जजेज होते हैं, आपको पता है कि वो बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज को लैक करते हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड फील्ड से नहीं आए होते हैं, उनको हर तरह का नॉलेज नहीं है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसमें जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होते हैं वो उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन उनका होता है और वो अच्छे से और उसी तरह के मैटर्स बार बार टेकल करते हैं, तो ऑटोमेटिक स्पेशलाइजेशन होता चला जाता है। तो इससे जो होता है कि एक्सपर्टीज मिलती है इस फील्ड को। ओके, जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो स्पेशलाइज्ड हो रहा है, एक्सपर्ट एडजुडिकेशन हो रहा है, ये भी एक फ़ायदा है। एक और फ़ायदा की बात किया जाए तो डिस्पोजल जो है स्पीड तरीके से हो रहा है, क्विकली जस्टिस मिल रहा है, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई रखा गया है। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, जब अलग अलग एक्ट्स के अंदर ट्रिब्यूनल्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा ट्रिब्यूनल्स को ना स्ट्रिक्ट जो रूल्स होते हैं सीआरपीसी के, एविडेंस के, इन सबको फॉलो नहीं करना होता है, उनको जो है स्ट्रिक्टली अधर नहीं करना होता है सब कुछ जो ट्रेडिशनल कोर्ट को करना होता है। तो उनका प्रोसेस जो है सिंप्लीफाइड बनाया गया है ताकि क्विकली जस्टिस मिल पाए। ओके, और एक्सपेंसिव भी कम होते हैं क्योंकि वो इनफॉर्मल, मतलब उतने फॉर्मल नहीं होते जितना फॉर्मल कोर्ट होता। तो फॉर्मल जब कोर्ट का फॉर्मल होना ये पैसे का खर्च बढ़ाता है, एक्सपेंसिवनेस बढ़ाता है कि सब कुछ आपको करना ही है फॉर्मेलिटी। तो ये लेस मतलब ये एक्सपेंसिव है, ये इकोनॉमिकल है। ओके, हाउएवर इन कोर्ट्स को जो है ये बेसिक्स प्रिंसिपल से एडर करना होता है। अब जैसे मान लीजिए नेचुरल जस्टिस भी है, नेचुरल जस्टिस, क्या ट्रिब्यूनल नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर सकता है? नहीं कर सकता है भाई। रूल ऑफ लॉ का बेसिक प्रिंसिपल आपको ही मानना है, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल को आपको ही मानना है। तो जो फेयरनेस जो है, नॉन आर्बिट्रेरीनेस जो है, ये सबको मानना है, रीजनेबलनेस जो है सबको मानना है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जुडिशल प्रिंसिपल्स हैं, ये ट्रिब्यूनल्स को भी अध्ययन करना है। ये भी तो क्वाज़ी जुडिशल बॉडी है, तो जो नाम में जुडिशल लग गया यूँ ही नहीं ना लग जाएगा, इसको सम्मान भी तो देना होगा। आपके नाम में जुडिशल लगा दिया गया तो आपको सम्मान देना होगा, तो भले ही क्वाज़ी लगा। तो इसीलिए इनको भी जुडिशल प्रिंसिपल से अध्ययन करना होता है। क्या आप सबको ये सारी बातें समझ में आ रही है कि किसी को कोई दिक्कत हो रही है? किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो अभी पूछिए, कमेंट में पूछिएगा, ग्रुप में पूछिएगा, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप जहाँ पे भी हो, या कॉल करके पूछिएगा, मैसेज करके पूछिएगा, जैसे भी चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन कोई डाउट बाकी मत रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323A एंड 323B जो है वो ट्रिब्यूनल से डील करता है, और ये पहले से नहीं था, ए भी लगा है, इसी से पता चल रहा है कि इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अमेंडमेंट से। तो 42 याद रखिएगा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये पार्ट जो है और ये आर्टिकल जो है इंसर्ट किया गया था। पार्ट 14A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 323 एंड 323 was inserted in Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976। ओके, इस बात को एकदम याद रखें सब लोग, इसका अमेंडमेंट और अमेंडमेंट ईयर सब कुछ, आर्टिकल का कौन सा आर्टिकल है ये भी। तो चलिए, जो आर्टिकल 323A है वो क्या प्रिस्क्राइब करता है? ये प्रोवाइड करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर सर्विस मैटर्स, ये सर्विस मैटर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को प्रिस्क्राइब करता है। कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या एस्टेब्लिश कर सकता है? सीएटी एस्टेब्लिश कर सकता है। सीएटी का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये एस्टेब्लिश कर सकता है, या एसएटी एस्टेब्लिश कर सकता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ओके, एस्टेब्लिश किया जा सकता है ताकि सर्विस मैटर्स के रिलेटेड डिस्प्यूट्स को देखा जाए। इनका क्या जुरिडिक्शन होता है? ये किस चीज़ से रिलेटेड डिस्प्यूट को देखते हैं? रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड। जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट बातें वो नोट करते जाइए, सब कुछ मैं लिख नहीं सकता हूँ,
और नहीं लिख रहा हूँ, आप सुनते जाइए और नोट करते जाइए। जो ये जो है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मैटर को, इस तरह के डिस्प्यूट्स को डील करता है। कौन? 323 के अंदर इस्टेब्लिश CAT SAT, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज हो, चाहे यूनियन हो, चाहे स्टेट हो, इनसे रिलेटेड कोई भी मैटर। लिखिए अगला आर्टिकल 323B, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। अब अदर मैटर्स के लिए सारे ट्रिब्यूनल इसमें आ गया, 323B में आ गया। तो अदर मैटर्स में बहुत चीज़ कवर हो जाएगा। मान लीजिए टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया, लेबर लॉ से रिलेटेड हो गया, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हो गया, इलेक्शन से रिलेटेड हो गया, रेंट से रिलेटेड हो गया, एसेंशियल कॉमोडिटीज ETC, मतलब काउंटलेस है। किसी से भी रिलेटेड मैटर जो है वो अदर मैटर्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स में आ जाएगा 323B। तो समझ गए ना, 323A सर्विस मैटर्स के लिए था, 323A सर्विस मैटर्स के लिए था, लेकिन 323B जो है वो कई सारे अदर मैटर्स के लिए है। ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून पास किया जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। ओके। और इसी के अंडर में क्या कॉन्स्टिट्यूट किया गया? CAT को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ईयर याद रखिएगा 1985 का है, 1985 का है। चलिए केस का नाम लिखिए SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब का केस है? 1987 का। बहुत ही लैंडमार्क केस है ये। और इसका अगला जो मैं केस बताने वाला हूँ, L चंद्रक और SP संपत कुमार, बड़ा ही लैंडमार्क है। ये केस का नाम, केस का ईयर, सब कुछ याद रखना है आपको। SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। तो समझिए इसको अच्छे से। केस जो SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में क्या हुआ था कि भाई हाईकोर्ट को उसके ही शक्तियों से जुदा कर दिया गया। ये जो एक्ट बना है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, जो मैंने ऊपर एक्ट का नाम लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 जो है, इसका सेक्शन 28 जो है वो कहता था कि हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन को ही बाहर कर दिया। सोचिए हाईकोर्ट कितना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हाईकोर्ट कितना अपर कोर्ट है। हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन को बाहर कर दिया गया और कहा गया कि जो सर्विस मैटर है उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो बस ट्रिब्यूनल देखेगा। और हाईकोर्ट जो है वो नहीं देख सकता है, हाईकोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। ये किस एक्ट में बताया गया? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट में बताया गया 1985 का। अब जो है हाईकोर्ट, इससे पहले तो हाईकोर्ट देखा करता था, अब हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन बाहर कर दिया गया। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया, इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ही चैलेंज कर दिया गया ऑन दिस ग्राउंड कि हाईकोर्ट जैसे कोर्ट के जुरिडिक्शन को कैसे बाहर किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा ही शॉकिंग आया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को जुदा ही रख दिया, ठीक है, उसके शक्तियों से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने अल्टरनेटिव एक मैकेनिज्म खड़ा कर दिया है, अल्टरनेटिव ही है ना, CAT का आ जाना एक अल्टरनेटिव हो गया, मेन कोर्ट से अलग आप ला दिए हैं, तो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म आप खड़ा कर दिए हैं, एक इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं और वो इफेक्टिव है, वो इफेक्टिवली डील कर रहा है उस मैटर से, तब ठीक है, आप हाई कोर्ट का सब्स्टिट्यूट माने जा सकते हैं। आप उस मैटर के लिए हाई कोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिए, हाई कोर्ट का सब्स्टिट्यूट हो गए आप। अब सब्स्टिट्यूट हो जाने का मतलब आप ही हो गए, हाई कोर्ट हट गया, उसको आपने हटा दिया। तो ठीक है, आप देखिए, आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया। ओके, समझ गए ना इस केस को? समझ गए ना सबको? सब याद रखना। अब आया अगला केस भाई, लिखिए L चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब का है? 1997। 10 साल तक हाईकोर्ट को जुदा रखा गया उसके शक्तियों से, ठीक है ना, 10 साल तक। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को सुधारा, अपनी गलती मानी और कहा कि हाईकोर्ट जैसे कोर्ट को हम जुरिडिक्शन को हम नहीं बाहर कर सकते हैं। हाईकोर्ट का जो जुरिडिक्शन है, हाईकोर्ट सर्वा होता है एक स्टेट का, और हाईकोर्ट जो है सारे कोर्ट्स का ऊपर उसका सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन होती है। ओके, आपने आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है,
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 to 7 जो हाई कोर्ट के सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन की बात करता है। हाई कोर्ट हैज़ सुपरविजन ओवर ऑल द जुडिशियल ऑथोरिटीज इन ए स्टेट एंड ऑल जुडिशियल ऑथोरिटीज इंक्लूड क्वाजाई जुडिशियल बॉडी ऑल्सो। क्वाजाई जुडिशियल ऑथोरिटी जो है वो भी तो जुडिशियल बॉडी है, लेकिन वो भी तो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, भले ही ट्रेडिशनल कोर्ट्स अलग हैं। तो सबके ऊपर भाई हाई कोर्ट का सुपरविजन होगा। ये जो संपत कुमार के केस में कह दिया गया कि नहीं सबके ऊपर सुपरविजन नहीं होगा, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था हाई कोर्ट को, उस चीज़ को बदल दिया गया एंड द केस ऑफ एसपी संपत कुमार वाज ओवर रूल्ड। क्या हो गया? ओवर ruled in the case of L. Chandra Kumar versus Union of India, and Supreme Court held that High Court is everything in a state and it has jurisdiction under Article 2 to 6 and 2 to 7 of the Constitution over all the judicial authorities in that state. सबके ऊपर होगा with no exception. Because judicial review क्या है? Judicial review is part of basic structure. ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इससे हम कैसे डिप्राइव कर सकते हैं भाई? एंड सो पावर ऑफ हाई कोर्ट्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। और ऑल्सो कोर्ट ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया कि हाई कोर्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। देयर कांट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर हाई कोर्ट। ट्रिब्यूनल्स कैन बी सप्लीमेंट्री, वो अपना काम करे, लेकिन दैट कैन नेवर बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ हाई कोर्ट। उस ट्रिब्यूनल के भी ऊपर हाई कोर्ट का सुपरविजन होगा। इन अ स्टेट देयर कांट बी अ जुडिशियल बॉडी ओवर हाई कोर्ट। एक बात में बस आप समझ जाइए कि एक स्टेट में हाई कोर्ट के ऊपर कोई जुडिशियल क्वाजाई जुडिशियल बॉडी नहीं हो सकता और उसके बराबर भी नहीं हो सकता, उससे नीचे ही रहेगा सब कोई, चाहे वो कैसा भी जुडिशियल बॉडी हो उसके नीचे रहेगा। ओके, और जब उसके नीचे रहेगा तो हाई कोर्ट उसके ऊपर हो गया, और ऊपर है तो उसका सुपरविजन रहेगा। सो आप समझ गए इसमें। दिस केस रिस्टोर्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट ओवर ट्रिब्यूनल्स। ओके, अब भी का भी ये स्टेटस है, ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी सुपरविजन होता है हाई कोर्ट्स का, और चैलेंज किया जा सकता है, उसके सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में आता है सब कुछ। भले ही उसका अपील उसमें नहीं जाए, लेकिन सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन आता है सबका। तो इस केस को तो घोल कर पी जाना है आपको। एल चंद्रा कुमार इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया। ओके, ईयर याद कर लेंगे। ईयर याद करना कितना आसान है। 87 का है, 97 का है, 10 साल बाद है, 87 में और 97 में 10 साल का अंतर है। चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आप सोच ही रहे होंगे कि कब आएगा भाई नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, कब आएगा। नेचुरल जस्टिस का नाम जिक्र कई बार हमने ले लिया, लेकिन अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। द वेरी 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 एसेंशियल फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए, जहाँ भी नेचुरल जस्टिस आए, कुछ कीवर्ड्स अपने आप दिमाग में आ जाने चाहिए। सबको मैं बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे ही आप नेचुरल जस्टिस शब्द को सुने, कुछ कीवर्ड जो है आपके दिमाग में ऐसे ही घूमने लगना चाहिए। और वो कीवर्ड क्या है? वो कीवर्ड है फेयरनेस, वो कीवर्ड है आर्बिट्रेरीनेस, वो कीवर्ड है बायसनेस, वो कीवर्ड है मिसयूज। ओके, वो कीवर्ड है रीजनेबलनेस, या कहें तो जस्टनेस भी है, जस्ट। ये सब आपको ध्यान में आ जाने चाहिए। आर्बिट्रेरीनेस, फेयरनेस, मिसयूज, रीजनेबलनेस, बायसनेस, जस्ट, ये सारे टर्म्स एसोसिएटेड है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से। ओके, यानी कि एक एक पर क्या बता सकते हैं। पहले फेयरनेस है, तो फेयरनेस क्या करेगा भाई? फेयरनेस को रोकेगा क्या? नेचुरल जस्टिस प्रमोट करेगा। यानी कि नेचुरल जस्टिस रिक्वायर करता है कि सिस्टम में फेयरनेस हो। नेचुरल जस्टिस रिक्वायर करता है कि सिस्टम में आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो, मतलब नॉन आर्बिट्रेरी होनी चाहिए, बायसनेस नहीं हो, मिसयूज नहीं हो, रीजनेबलनेस हो, जस्ट हो, सारे प्रोसीजर और जो प्रोविजंस है वो जस्ट हो। ठीक है, तो टर्म्स से आपको क्लियर हो रहा है ना? बस यही सब ध्यान में रखना है, इसके अलावा कोई थ्योरी अथाह कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इसी का प्रिंसिपल सब। अब देखिए, पहला जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, वो कहता है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ मतलब नो वन शुड बी जज इन हीज ओन कॉज। भाई खुद ही के केस में नहीं ना जज बन जाएंगे। और इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं रूल अगेंस्ट बायस, रूल अगेंस्ट बायस।
एकदम क्लियर है, आसान है। ये इंश्योर करता है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो इम्पार्शियल मैनर में काम करे, वो बायसनेस नहीं दिखाए। वो अगर पहले से बायस है, वो खुद के ही मैटर में उसका पर्सनल इंटरेस्ट है अगर, तो भाई वो कैसे फेयर मैनर में काम करेगा। तो कोई खुद के ही मैटर में जज नहीं हो सकता है। तो नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ। और बायसनेस किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसका जैसे कि पर्सनल बायस होता है, पर्सनल बायस। अब कोई जो है फ्रेंड नहीं होना चाहिए, कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। दुश्मन का केस देखेगा तो उसके खिलाफ जजमेंट दे देगा, दोस्त का देखेगा तो उसके पक्ष में दे देगा, रिलेटिव का देखेगा तो उसके खिलाफ दे देगा खिलाफ दे देगा, क्योंकि रिलेटिव तो दुश्मन ही होते हैं ना, मजाक किया हूँ। रिलेटिव का देखेगा तो उसके पक्ष में दे देगा। तो ये पर्सनल बायस हो गया। तो पर्सनल बायस भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो जज जो होता है इनकेपेबल होता है उस मैटर को डील करने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल को वायलेट करता है। और कौन सा प्रिंसिपल को? नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ को, ओके, रूल अगेंस्ट बायस को। फिर होता है पेक्यूनरी बायस होता है। पेक्यूनरी बायस मतलब, पेक्यूनरी बायस लिख देता हूँ, पेक्यूनरी बायस मतलब कि उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, चाहे कम का हो चाहे ज़्यादा हो, अगर उसका इंटरेस्ट है फाइनेंशियल तो भाई उस मैटर को नहीं देखेगा। या सब्जेक्ट मैटर बायस होता है, एक होता है सब्जेक्ट मैटर बायस। मान लीजिए वो जज जो है वो डायरेक्टली उस पॉलिसी में इन्वॉल्व है या उस इशू में इन्वॉल्व है जिस पे लिटिगेशन चल रहा है, तो ये उस सब्जेक्ट मैटर में इन्वॉल्व है जज। तो फिर कैसे वो उसको डील करेगा? समझ गए ना, समझ गए ना। अब आते हैं दूसरे पे। ये नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ हो गया पहला। दूसरा लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड, या राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी हर्ड। इसको कहते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग। जैसे उसको रूल ऑफ बायस कहते थे, जैसे रूल अगेंस्ट बायस कहते थे, इसको कहते हैं रूल ऑफ फेयर हियरिंग। ये भी नाम से क्लियर है कि हियर द अदर साइड, आप दोनों पक्ष को सुनिए। आप एक पक्ष को सुन करके जजमेंट नहीं देख सकते हैं। एवरी वन हैज़ राइट टू बी हर्ड बिफोर एडजुडिकेशन। मेरे खिलाफ फैसला बिना मुझे सुने नहीं हो सकता है, नहीं तो मेरा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल का वायलेशन माना जाएगा। और कौन सा प्रिंसिपल? ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये बड़ा ही बेसिक फीचर है, सारे ट्रायल में हर जगह सारी कंट्री फॉलो करते हैं कि दोनों साइड को सुनना है तभी फैसला देना है। फेयर हियरिंग का मौका सबको मिलना चाहिए, यही है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। सबको समझ में आ गया? अगला पे आते हैं, अगला पे आते हैं 3 में लिखिए, रीजन्ड डिसीजन। ओके, इसको कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर्स। नाम ही है रीजन्ड डिसीजन, मतलब डिसीजन का रीजनिंग होना चाहिए। मतलब डिसीजन मस्ट बी सपोर्टेड बाय प्रॉपर रीजनिंग। मान लीजिए आपके खिलाफ केस चल रहा है और कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया और आपको पता ही नहीं चल रहा है ऐसा फैसला क्यों सुनाया। आपको जज का ओपिनियन था, सुना दिया फैसला, लिखा ही नहीं हुआ है कि क्यों सुना, ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है कि क्यों आपको हेल्ड गिल्टी किया या आपको हेल्ड नॉट लायबल किया या आपके खिलाफ फैसला सुना दिया। आपके खिलाफ फैसला हो गया और आपको रीजनिंग ही नहीं मिला, तो आप कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं? या जस्टिस तो होता हुआ बस जस्टिस हो गया, होता हुआ कुछ दिखा नहीं आपको। तो इसलिए एक प्रिंसिपल है रीजन्ड डिसीजन, नाम से ही है रीजन्ड डिसीजन। रीजन का मतलब कारण होता है, यानी कि जो डिसीजन होना चाहिए वो रीजन्ड होना चाहिए। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम रीजनिंग, उसका सपोर्ट में कुछ कारण होना चाहिए। ओके, इसी को कहते हैं रीजन्ड डिसीजन। तो ये तीन हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि ये सब चीज़ इंश्योर करते हैं। क्या? जो मैंने ऊपर लिखाया था कीवर्ड, ये इंश्योर करते हैं फेयरनेस को, ये इंश्योर करते हैं नॉन आर्बिट्रेरीनेस को, ये इंश्योर करते हैं नॉन बायसनेस को, मिसयूज ना हो, रीजनेबलनेस बने रहे, जस्ट बना रहे, मतलब सिस्टर साथ सब कुछ जस्ट हो, ये इंश्योर करता है। कौन सा? ये तीनों प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सबको समझ में आया ना? और ये कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होते हैं? सब चीज़ पे अप्लीकेबल होते हैं। ये कहाँ कहाँ वेयर एप्लीकेबल? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ अप्लाई होता है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, कोर्ट अप्लाई करता है। क्या ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्लाई करता है? जी, ये इट इज़ एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, इट इज़ एप्लीकेबल टू जुडिशियल एक्शंस, इट इज़ एप्लीकेबल टू क्वाजाई जुडिशियल
एक्शंस, सब पे अप्लाई होता है। इट इज एप्लीकेबल टू डिसिप्लिनरी एक्शंस या प्रोसीडिंग, सब पे अप्लाई। ट्रिब्यूनल्स पे हो गया, क्वाजी जुडिशियल में ट्रिब्यूनल्स आ गया, तो सब पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जुडिशियल एक्शन पे होता है, क्वाजी जुडिशियल एक्शन पे होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन पे होता है, सब पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इतना बेसिक जो है उसके बिना कैसे काम चलेगा। आप किसी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन ले रहे हैं, उसको सुने ही नहीं। तो इतने बेसिक्स प्रिंसिपल हैं, राइट टू बी हर्ड, कोई खुद ही इन्वॉल्व ना हो जाए, उसी का इंटरेस्ट हो उसमें, तो भाई बायसनेस हो जाएगा। इतने बेसिक्स प्रिंसिपल हैं नेचुरल जस्टिस के कि ये सब पे अप्लाई होता है। केस का नाम लिखिए, एक केस तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको, अलग से भी मैं केस बताऊंगा। एक अलग से मैं आपका लेक्चर लूँगा जिसमें मैं आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो उस क्लास को भी आप एकदम ही मत मिस कीजिएगा। मैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आपको बताऊंगा। ओके, तो लिखिए, एक के क्राइपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस अप्लाइज इवन टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। ओके, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लोगों के राइट को वायलेट कर रहा है, उस पर भी अप्लाई होगा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। एक क्राइपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी लैंडमार्क केस। आप सब जानते ही हैं, मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब तो सबको नाम याद है, लिखने की जरूरत नहीं है। जिसमें कहा गया था कि जो प्रोसीजर होता है वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबलनेस, नहीं तो वो आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाता है। ये जो प्रिंसिपल होता है, लाइन होता है, ये सबको याद होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट also be seen to be done. Okay, very basic principles. जस्टिस बस होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, बस जस्टिस का हो जाना काफ़ी नहीं है, बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, लेकिन जस्टिस का होता हुआ दिखना भी चाहिए। हमें दिखना चाहिए कि हमारे साथ न्याय हुआ है, और हमें मौका ही नहीं मिला। मान लीजिए मेरे खिलाफ जो जजमेंट आया है वो एकदम सही है, लेकिन हमको सुना ही नहीं गया था, तो क्या ये फेयरनेस हुआ? मेरे खिलाफ जो जजमेंट है, जज 100% सेटिस्फाई हो गया कि यही पर्सन गिल्टी है, इसके खिलाफ हम जजमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो बिना सुने ही दे दिया जजमेंट। तो यहाँ पे जस्टिस हो तो गया, लेकिन होते हुआ दिखा नहीं, तो ये भाई नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल का वायलेशन है। इसलिए कहा जाता है जस्टिस बस होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। याद रखेंगे ना सब लोग इस बात को। जब आप जज बन जाइएगा तो अपने जजमेंट में इस लाइन को लिखते रहिएगा, सब जजमेंट में, ठीक है? ओके, मैं भी लिखूंगा, ठीक है? और एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे इस पूरे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल में, जो मैंने बताया कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, तो ये इसी प्रिंसिपल से सब रिलेट करा है कि जो बायसनेस है ये प्रूफ करना कंक्लूसिवली ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे शक है कि ये जज बायस है तो मुझे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना होगा। ये मियर रीजनेबल पॉसिबिलिटी जो है ना वो सफिशिएंट है। इफ़ देयर इज रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग बायस्ड, चाहे वो पिक्यूनरी बायस हो, चाहे पर्सनल बायस हो, चाहे सब्जेक्ट मैटर बायस हो, चाहे डिपार्टमेंटल बायस हो, कैसा भी बायस हो, इफ़ देयर इज रीजनेबल पॉसिबिलिटी कि बायस है तो इतना ही सफिशिएंट है। वो एक्चुअल बायस नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और केस का नाम आपने सुना होगा, रिज वर्सेस बैल्डविन। ये भी फेयर हियरिंग से रिलेट करता है। फेयर हियरिंग, अगर फेयर हियरिंग का मौका नहीं देंगे और आप किसी के खिलाफ जजमेंट दे देंगे, आप किसी को डिसमिस कर देंगे, तो वो डिसमिसल इनवैलिडेट किया जा सकता है, सेटिसाइड किया जा सकता है, क्योंकि आपने फेयर हियरिंग को वायलेट किया है। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है इसको वायलेट किया है, रिज वर्सेस बैल्डविन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रिंसिपल पे आते हैं। अब लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आप लोगों को क्लास? ठीक है,
आप लोग क्लास देखा कीजिए तो रिव्यू भी दे दिया कीजिए, चाहे पर्सनली दीजिए चाहे ग्रुप में दीजिए। और रिव्यू का मतलब अच्छा नहीं, ख़राब भी हो सकता है। तो जिसको ना पसंद आए वो लिखे कि ना पसंद आया, नहीं समझ में आया कुछ भी। जिसको अच्छा लगा वो लिखे कि समझ में आया या अच्छा लगा, या इसमें क्या और हो सकता है। सब कुछ आप लिख सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, और दिया ही कीजिए, मतलब मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। चलिए, मैंने लिखा डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, नाम से ही क्लियर है। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेशन तो जगा हुआ है लेकिन वो लेजिटिमेट है। आपने सुना ही होगा कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखने चाहिए किसी भी रिलेशन में, कहीं पे भी। एक्सपेक्टेशंस स्किल बहुत हर्टफुल हो जाता है, एक्सपेक्टेशन जग जाते हैं, फिर सामने वाला उस एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतरता है, फिर आपको हर्ट होता है, फिर आप दूसरों को भी हर्ट करते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, लेकिन रिजनेबल एक्सपेक्टेशंस तो रह सकता है ना इंसान को। आप जिस भी पर्सन से एसोसिएटेड है उससे रिगार्डिंग इंसान को रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रहता है, और वो रहना भी चाहिए। अगर वो पूरा ना हो तो वो आपके साथ अन्याय हुआ है, कहा जाएगा आपके साथ अन्याय हुआ है। हाँ, आपने अगर कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि हाँ ये इंसान मेरे लिए तो चांद तारे तोड़ के ला देगा, ये अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन हो गया, ये इलेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन हो गया। वो एक्सपेक्टेशन तो आपको पूरा नहीं किया जाएगा, और नहीं पूरा हो सकता है। वो पूरा ना होने के लिए चाहे आप दुखी रहो, चाहे रो गाओ, कुछ भी करो, उसका कोई समाधान नहीं है, उसका कोई रिमेडी नहीं है। तो वैसे ही लॉ में भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं। अगर आपका एक्सपेक्टेशंस लेजिटिमेट है तो आपको रिमेडी प्रोवाइड किया जाएगा, और आपका एक्सपेक्टेशंस अगर इलेजिटिमेट है तो आपको कोई रेमेडी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो भाई लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस क्या होता है, अब ये समझते हैं हम लोग। तो होता ये है कि कई बार जो पब्लिक अथॉरिटी होता है, सरकार होता है, या सरकार की एजेंसीज होती हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशन जगा देती है। ठीक है, कैसे कैसे आप नए लोगों से मिलते हैं, फिर तुरंत आपका एक्सपेक्टेशन जग जाता है, अरे बाप रे बाप, मेरे जीवन में तो सब कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो ऐसे ही सरकार अपने कृत्य से हमारे एक्सपेक्टेशन जगा देती है। कैसे जगाएगी? कई बार वादा कर दिया कि हम वादा करते हैं कि ये करेंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन जग गया। कई बार होता है कि सरकार करना शुरू कर देती है। मान लीजिए सरकार आपको रोज़ फ्री का पानी देना शुरू कर दे, फ्री का इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू, कोई भी चीज़ आपको देना शुरू कर दे, तो वो प्रैक्टिस जो स्टार्ट कर दिया फ्री का या जो भी तरह का, तो उससे भी आपको एक्सपेक्टेशन लग गया कि ये मिल रहा है तो मिलता रहना चाहिए, ये नहीं कि 4 दिन पानी दिया उसके बाद प्यासे हमको मार रहा है। तो गवर्नमेंट के चाहे एजेंसीज के प्रॉमिस की वजह से, चाहे उसके किसी प्रैक्टिस की वजह से जो वो कर रहा है, इसके वजह से, या किसी ने कुछ बोला उसके वजह से हमारा एक्सपेक्टेशन जग गया। और जब एक्सपेक्टेशन जग जाता है तो लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि ये हमें मिलता रहेगा और हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसी को कहते हैं लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। समझ में आ रहा है आपको बेसिक्स? मतलब कि व्हेन एनी पब्लिक अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट और एजेंसीज creates our expectations through any promise or through any consistent practice, then we मतलब people expects fair treatment from the side of the government। और हमारे साथ अगर fair treatment नहीं होगा तो हमको क्या होगा भाई? दुखी हो जाएंगे, हम एग्रीव्ड हो जाएंगे। और यहाँ पे हमको कोई लीगल राइट नहीं दिया गया था कि हम आपके साथ ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन जाग गई। तो एक्सपेक्टेशन कितनी खतरनाक होती है आप तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं आने वाले जीवन में जाग जाएंगे। तो उस एक्सपेक्टेशंस की वजह से अब हमको भाई, हम अपने आप को एग्रीव्ड फील कर रहे हैं बिना कोई लीगल राइट के वायलेशन के। ओके, तो यहाँ पे लिखिए, आप लिखिए कि इट इज़ नॉट अ लीगल राइट बट प्रोसीजरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। ओके, इट इज़ नॉट अ लीगल राइट बट प्रोसीजरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी वादा करता है, प्रॉमिस करता है, या कोई प्रैक्टिस करता है, तो हमारा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन जाग जाता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं, पीपल एक्सपेक्ट करते हैं फेयर ट्रीटमेंट। और अगर उसमें फेयरनेस नहीं रहा, अनफेयर हो गया, तो हम अग्रीड फील करेंगे, हम ठगा हुआ फील करेंगे, हम दुखी हो जाएंगे। तो वही दुखी आत्मा जाता है कोर्ट के पास कि भाई हमारे साथ अन्याय हो गया। तब कोर्ट को लगेगा अगर कि सच में लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस था, ये कोर्ट देखेगा कि क्या इसका एक्सपेक्टेशन लेजिटिमेट था कि इलेजिटिमेट। क्या ये चांद तारे तोड़ के लाने का सोच लिया था क्या, या ये सोचा था कि हमको सम्मान दिया जाएगा, हमको इज्जत दिया जाएगा, हमको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, फेयरली ट्रीट किया जाएगा, इम्पार्शली ट्रीट किया जाएगा। अगर ये सब है तो भाई ये लेजिटिमेट है।
अगर चांद तारे तोड़ के लाने की बात है तो इलेजिटिमेट है, तो वो तो पूरा नहीं करेगा कोर्ट, लेकिन अगर वो लेजिटिमेट है तो कोर्ट इसको इन्फोर्स करेगा, पूरा करेगा। तो कई तरीके का कई तरीके का एक्सपेक्टेशन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दूँ तो मान लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ फेयर हियरिंग है या फेयर प्रोसीजर है, तो भाई ये तो कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट या एजेंसीज कुछ कर रही है तो हम तो ये तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि फेयर मैनर में करेगा, या हमको किसी को सुनवाई होना है तो ये तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि फेयर मैनर में होगा। अगर यही नहीं हुआ तो हम ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो ये सब चीज़ की बात करता है एक्सपेक्टेशन। तो यह आता है इसमें, यह आता है मान लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ सम बेनिफिट और कंटिन्यूएंस ऑफ सम पॉलिसी। कोई पॉलिसी होता है या कुछ बेनिफिट होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंटिन्यू होता रहे, ये हमें बेनिफिट मिलता रहे। तो ये सब भी अगर वो रीजनेबल है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि रीजनेबल है कि नहीं है, लेजिटिमेट है कि नहीं है। अगर लगेगा तो रिमेडी देगा, आपको रिमेडी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जांच करेगा कोर्ट कि क्या आपका एक्सपेक्टेशन रीजनेबल है, क्या ये जो प्रैक्टिस चल रहा था कंसिस्टेंट है, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट का अगेंस्ट तो नहीं है। अगर ये सब चीज़ नहीं हुआ तो कोर्ट आपको दे देगा रिमेडी। आई होप आपको समझ में आ गया रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का डॉक्ट्रिन सबको क्लियर हो गया। जिसको नहीं क्लियर होगा बताना। देखिए केस का नाम लिखिए, केस का नाम लिखिए काउंसिल ऑफ सिविल सर्विस यूनियंस वर्सेस मिनिस्टर फॉर सिविल सर्विस। ये इसी का केस है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। इन दिस केस डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। ओके, एक और केस का नाम लिखिए नवज्योति कॉरपोरेशन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी इसी का केस है। कहा गया था कि अगर बहुत टाइम से कोई पॉलिसी चल रहा होता है, पास्ट कोई पॉलिसी कंसिस्टेंटली चल रहा होता है, तो ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है। ओके, चलिए ये भी टॉपिक हो गया, ये भी टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक पे आते हैं। एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये सबको पता है, इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करते हैं। ये सबको पता है, जुडिशियल रिव्यू किसको नहीं पता है भाई? नहीं पता है तो फिर बहुत दुख की बात है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का हम रिव्यू करते हैं, मतलब हम नहीं, जुडिशरी रिव्यू करता है। किसी भी चीज़ का जुडिशरी रिव्यू करता है कि वो वैलिड है कि नहीं, मतलब पावर ऑफ कोर्ट टू एग्जामिन वैलिडिटी ऑफ एनी एक्शंस या लेजिस्लेशन। तो ये कहता है, ये इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी चीज़ का वैलिडिटी को चेक करे। क्या करे? वैलिडिटी को चेक करे। अगर वो अल्ट्रा वायरस है, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर वो सब कुछ अबाइड बाई कर रहा है तो वैलिड रह जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट का पावर है जिससे कोर्ट क्या करता है, किसी चीज़ का वैलिडिटी तय करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से अधर कर रहा है कि नहीं, उसके कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं। एंड इफ कोर्ट फाउंड्स एनी प्रोविजंस टू बी इनकॉन्सिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन कोर्ट हेल्ड दैट प्रोविजन इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। ओके, तो ये सब पे अप्लाई होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का भी चेक किया जा सकता है, ये लेजिस्लेशन का, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सबका चेक किया जा सकता है, ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन का भी चेक किया जा सकता है। ओके, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भाई आर्बिट्रेरीनेस को रोका जाता है ना, कि कोई भी अथॉरिटी जो है आर्बिट्रेरी मैनर में चीज़ें ना डिसाइड कर दे। नहीं तो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे और उसको इनवैलिडेट कर देंगे। इससे हमारे राइट्स, लिबर्टी इंश्योर होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट होता है, और चीज़ों की लीगलिटी इंश्योर की जाती है कि चीज़ें जो हो रही है वो लीगल रहें। क्या करता है? इंश्योर करता है लीगलिटी को। ओके, तो आप सबको पता है कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 2 to 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। 2 to 6 में हाई कोर्ट के पास पावर है, इवन वाइडर पावर है दैन 32, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हाई कोर्ट के पास पावर होता है रिट के मामले में। तो इवन वाइडर पावर है टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 2 to 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये दोनों रिट की बात करता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फिर आर्टिकल 2 to 7 आता है, जिसमें मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि हाई कोर्ट का क्या है, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है। सुपरवाइजरी
जुरिसडिक्शन है ऑफ हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट का सुपरविजन होगा ओवर ऑल जुडिशियल अथॉरिटीज इन दैट स्टेट, चाहे वो जुडिशियल हो चाहे वो कॉलेज जुडिशियल हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना एल चंद्रा कुमार में कि सुपरवाइजरी जुडिशन सब पे होगा, हाई कोर्ट सर्वे उस स्टेट का, तो सब पे होगा सुपरवाइजरी। तो ये सब प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के जो जुडिशियल रिव्यू में हेल्प करता है। आर्टिकल 136 स्पेशली पिटीशन भी आप जानते ही हैं, मेनली वही 32, 226, 227 ये सब याद रखिएगा, जो सबको याद होगा ही। ये मेरा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि आप सबको जुडिशियल रिव्यू पता है, आप सबको ये सारे आर्टिकल पता है, एकदम अच्छे से पता है, ठीक है। अब आप जानिए कि मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो अननेसेसरी है कि लेजिटिमेट है। और आप सबको पता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है, जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट है। कौन सा केस में? केशवानंद भारती के केस का, ये बहुत सारे केस में सब हेल्ड किया गया था। चलिए अब लिखिए, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस, जिसको कहा जाता है इरेशनैलिटी। ओके, ध्यान रखेंगे आप सभी इसका। वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, सुनिए समझिए, ठीक है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि कोर्ट यूज करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का लॉफुलनेस टेस्ट कर पाए। ये अनरीजनेबलनेस का जो प्रिंसिपल है, तो यही कोर्ट जो यूज करता है, ये प्रिंसिपल कौन यूज करता है? जुडिशरी यूज करता है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, उसको रिव्यू कर सके, वो लॉफुल है कि नहीं ये डिसाइड कर सके, वेडनेसबरी या अनरीजनेबलनेस प्रिंसिपल यूज करके। ओके, तो पहले तो जजमेंट का नाम लिख लीजिए, इसकी जजमेंट से आया था, कौन से जजमेंट से इस्टेब्लिश हुआ था? तो लिखिए जजमेंट का नाम, एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेज वर्सेस वेडनेसबरी कॉरपोरेशन, ये है केस का नाम। इस केस से इस्टेब्लिश हुआ था वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस का प्रिंसिपल। दिस केस वाज डिसाइडेड बाय विच कोर्ट? कहाँ का केस है ये? यूके का केस है। और कब का जजमेंट है ये? लिखिए 1948 का। ये एक तरह से कोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन सेट किया। ये जो जजमेंट है, वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस का जजमेंट है, ध्यान से समझिएगा, ये कोर्ट पे ही एक तरह का लिमिटेशन सेट किया कि कब हमको इंटरफेयर करना है। जब चीज़ें हाईली अनरीजनेबल हो तब इंटरफेयर करना है, ये नहीं कि हम हर मैटर में इंटरफेयर कर देंगे। जब कोई डिसीजन, मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन लिया है और डिसीजन देखकर कैसा लगा है कि कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट मैन, कोई भी सेंसिबल पर्सन ऐसा डिसीजन नहीं लेता, तब तो हमारा इंटरफेरेंस जरूरी है। लेकिन फॉर नो रीज़न या फॉर मतलब एकदम ही माइन्यूट रीज़न के लिए हर चीज़ में कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन जब दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है कि आप पावर डिसाइड कीजिए, तो चीज़ें वो डिसाइड किया हुआ है, तो हर चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं होगा। ओके, तो वेडनेसबरी प्रिंसिपल कहता है कि कोर्ट का इंटरफेरेंस कब होगा? जब चीज़ें हाईली इरेशनल हो, हाईली अनरीजनेबल हो, जब कोई भी नॉर्मल सेंसिबल पर्सन को लगता कि ये तो बहुत ही बकवास है, तभी इंटरफेरेंस होगा। दिस इज वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस विच वाज डिसाइडेड इन दिस पर्टिकुलर केस बाय यूके कोर्ट इन 1948। तो इंडिया का क्या सीन है इसमें? इंडिया का सीन यही है कि इंडिया में ये अप्लाई होता है जब चीज़ें आर्बिट्रेरी दिखती हैं, तब जब चीज़ें हाईली एब्सर्ड दिखती हैं, जब परवर्स दिखती हैं चीज़ें, तब अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए आप? वेडनेसबरी प्रिंसिपल समझ गए। चलिए अगला लिखिए। इस टर्म का मतलब तो आप सभी जानते हैं ना, मैंने 20 बार इस्तेमाल कर दिया, अल्ट्रा वायर्स का मतलब सभी जानते हैं ना, क्या होता है भाई अल्ट्रा वायर्स का? एकदम एग्जैक्ट मतलब दिया जाए, इसका मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स। मतलब कि कुछ भी ऐसा जो हमारे पावर के बियॉन्ड हो, जो हम एलिजिबल ही नहीं हो करने के लिए, हम कॉम्पिटेंट ही नहीं हो करने के लिए, तो हमारे बियॉन्ड पावर हो गया। ओके, तो कोई बियॉन्ड पावर जाकर कुछ कर दे तो क्या होता है भाई? वो क्या होता है? वो वाइड हो जाता है। क्या होता है? वो वाइड हो गया। अगर अल्ट्रा वायरस है तो वाइड माना जाएगा। अल्ट्रा वायरस मीन्स समथिंग विच हैज़ बीन डन बियॉन्ड पावर, बियॉन्ड ऑथोरिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी। ओके,
यानी सोवरेन को कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है, जो सोवरेन पावर है, जो स्टेट है, उसको कुछ इम्यूनिटी मिली है, छूट मिली है कि आप कुछ कर सकते हैं। मतलब कि स्टेट कांट बी सूड फॉर एक्ट्स डन इन सोवरेन फंक्शंस। क्या लिखा मैंने कि स्टेट कांट बी सूड, स्टेट को हम सू नहीं कर सकते, उस पर केस नहीं कर सकते हैं फॉर एक्ट्स डन इन सोवरेन फंक्शन। स्टेट अपने सोवरेन फंक्शन को एक्सरसाइज करते हुए अगर जो एक्ट किया हुआ है उसके लिए हम उसको सू नहीं कर सकते। अब सब चीज़ के लिए स्टेट को सू करते चलेंगे क्या? जो उसका मेन काम है वो तो करेगा ना भाई। स्टेट कांट बी सूड, उसको हम नहीं चैलेंज कर सकते, उसके सोवरेन फंक्शन को नहीं चैलेंज कर सकते। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब छूट ही होता है, इम्यूनिटी मतलब छूट मिला हुआ है, और किसको मिला हुआ है? सोवरेन को मिला हुआ है। किस चीज़ में मिला हुआ है? सोवरेन फंक्शन के लिए मिला हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी मैं ऊपर आपको एक बताया था, ऊपर मैंने एक बताया था ना कि किंग कैन डू नो रॉन्ग। पुराने ज़माने में कितना था? सोवरेन इम्यूनिटी एब्सोल्यूट था। डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी एब्सोल्यूट था। किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कुछ गलत नहीं कर सकता है। तो कंप्लीट इम्यूनिटी की बात कर रहा है ये स्टेटमेंट जो है। ओके, मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करें कि क्या सोवरेन फंक्शन में क्या आएगा। सोवरेन फंक्शन में क्या आएगा? सोवरेन फंक्शन जो है, जैसे कि मान लीजिए डिफेंस हो गया, या मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो गया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब जो है सोवरेन फंक्शन का काम हो गया। टैक्सेशन जो हो गया, तो इसमें जो है इसके रिगार्डिंग वो पॉलिसीज बनाएगा, और इसको कहते हैं सोवरेन फंक्शन। इसके लिए हर चीज़ के लिए सू नहीं किया जा सकता है। लेकिन मॉडर्न जो लीगल सिस्टम है वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी की बात नहीं करता है। मॉडर्न लीगल सिस्टम में हमने देख लिया कि क्या क्या ऊपर प्रिंसिपल जो पढ़ा वो सब अप्लाई होता है। स्टेट के और स्टेट के एजेंसीज के एक्शंस को चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग जस्ट और ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग रीजनेबल और अनरीजनेबल, आर्बिट्रेरी और नॉन आर्बिट्रेरी। इन सब ग्राउंड पे स्टेट के एक्शंस को चैलेंज किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। तो ये जो सोवरेन इम्यूनिटी का कंसेप्ट है समय होते साथ साथ धुंधला हो गया है। ठीक है, तो मॉडर्न लीगल सिस्टम भाई इसको इज्जत नहीं देता है। स्टेट को ही बताइए इज्जत नहीं दे रहा है। केस का नाम लिखिए, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंपॉर्टेंट केस है। क्या हुआ था इसमें? दिस केस distinguished sovereign and non sovereign functions। इसमें सोवरेन फंक्शन और नॉन सोवरेन फंक्शन में डिस्टिंग्विश किया गया था, अंतर बताया गया था। नोट कर लीजिए। अगला केस का नाम लिखिए, कस्तूरी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। बहुत लैंडमार्क केस है ये, कस्तूरी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा गया था कि स्टेट इज not liable for negligence in sovereign function, कि सोवरेन फंक्शन को एक्सरसाइज करते हुए अगर कोई नेग्लिजेंस हो जाए तो स्टेट उसके लिए लायबल नहीं होगा। ये कस्तूरी लाल में कहा गया। हालांकि ये स्ट्रिक्टली मान के चलिए कि नहीं एप्लीकेबल है, ओवररूल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल नहीं है। एक केस का और नाम लिख लीजिए, नीलावती बेहरा, सबने नाम सुना होगा, वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। नाम सुना है ना आपने, नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये जो है थोड़ा सा इसका अपोजिट हो गया कस्तूरी लाल के। इसमें कहा गया कि सोवरेन इम्यूनिटी इज नॉट अवेलेबल इन कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट केसेस। यहाँ पे कंपनसेशन दे दिया गया था, कंपनसेशन ग्रांटेड फॉर कस्टोडियल डेथ। आप जो है स्टेट के अंडर में होता है ना, कस्टडी रहता है कोई भी भाई, स्टेट का ही तो पुलिस है। तो आप स्टेट जो है अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता है। आपके अंडर में कुछ गलत हुआ है तो हम कंपनसेशन भी देंगे, आपकी जवाबदेही भी तय करेंगे। तो सोवरेन इम्यूनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट केसेस। इट वॉज हेल्ड इन नीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। याद रखिएगा सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। आप एक टर्म को सुने होंगे, डिस्क्रिशनरी पावर। क्या होता है ये जो होता है ऑथोरिटी में वेस्ट करता है, इवन कोर्ट्स में भी होता है डिस्क्रिशनरी पावर।
नाम से ही क्लियर है, डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब हमारा डिस्क्रिशन है कि हम क्या करें, हमारा मन है कि हम क्या करें, हमारा मन है कि हम खाएं कि नहीं खाएं, हमारा मन है कि वहाँ जाए कि नहीं जाए, आपका मन है कि आप AULLM दे कि नहीं दे, आपका मन है कि आप AULLM दे तो पढ़ के दे कि नहीं दे, फिर आपका मन है कि AULLM दें, पढ़ के दें तो लीगल नैरेटिव से पढ़ के दे कि नहीं दें, ये सब आपका मन है, आपके विचार है। तो डिस्क्रिशनरी पावर इसको कहते हैं कि आप अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं। ये कंपल्सरी के अगेंस्ट में है। जब चीज़ें कंपल्सरी होती है तो आपका डिस्क्रिशन नहीं होता, आपको वही करना होता है। लेकिन डिस्क्रिशन है यानी कि आपके पास चॉइस दिया गया है। ये क्या देता है आपको? चॉइस देता है कि हम ये करें कि वो करें, हम ये करें कि वो करें। जब भी ये चीज़ आता है तो ये डिस्क्रिशन की बात करता है। ओके, वी हैव ऑप्शन टू चूज, ऑप्शन टू चूज अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स। हमें कुछ ऑप्शन, कुछ अल्टरनेटिव्स में से चूज करने का ऑप्शन मिला हुआ है कि हम 1 चूज करें कि 2 चूज करें कि 3 चूज करें। अगर कंपलसरी 1 इम्पोज कर दिया गया तो यहाँ डिस्क्रिशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन है कि 1 2 3 में से एक चूज करें तो मेरा डिस्क्रिशन की बात कर रहा है। सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना डिस्क्रिशनरी पावर का क्या मतलब होता है? ओके, तो ये तो थोड़ा लेमन लैंग्वेज में हो गया। हाँ, ये थोड़ा लेमन लैंग्वेज में हो गया। थोड़ा लीगल एस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। बात आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन की बात करते हैं। सो वी शुड डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। अब ये क्या मतलब होता है? सेम ही मतलब हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मतलब हो गया कि जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑप्शन है कि हम इनमें से क्या चूज करें, तो ये जो होता है इससे रिलेटेड कई सारे लीगल चीज़ें आती है पिक्चर में, तो ये इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन समझ गए, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑप्शन है कि हम क्या करें या क्या नहीं करें। जैसे कि कई बार होता है कि डिसीजन लेना होता है कि हम इसको करें कि नहीं करें, तो ये डिस्क्रिशन की बात हो गई कि उन्होंने डिसाइड किया कि चलो करते हैं या चलो नहीं करते हैं। दूसरी बात कि कब करना है, कि अभी करना है कि 2 महीने बाद करना है, ये भी डिस्क्रिशन की बात हो गई। या तीसरी बात कि कैसे करना है, हाउ टू एक्ट, इसको इस तरीके से करें या उसको इस तरीके से करें। इन सब चीज़ पे डिस्क्रिशन हो गया ना। और ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाउ टू एक्ट, कैसे मैंने बताया, हाउ कैसे करें ये डिस्क्रिशन हो गया। तो हाउ में तो आर्बिट्रेरी मैनर भी तो हो सकता है ना, आर्बिट्रेरी मैनर भी तो हो सकता है, या रीजनेबल मैनर भी तो हो सकता है। तो हो सकता है वो आर्बिट्रेरी मैनर चुन ले, रीजनेबल ना चुने, या हो सकता है रीजनेबल चुन ले। तो भाई रीजनेबल चुनेगा तो वो सही रहेगा, आर्बिट्रेरी चुनेगा तो गलत हो जाएगा। इसी सब के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन जो एक्सरसाइज करना चाहिए वो बहुत रीजनेबली करना चाहिए। और तो ये जो हाउ है, ये जो व्हाट है, ये जो व्हेन है, ये वेदर है, ये सब डिस्क्रिशन शो करता है कि कब करना है, कैसे करना है, और करना भी है कि नहीं करना है। तो इन सब चीज़ पे जो डिसीजन है भले ही डिस्क्रिशन है, लेकिन इससे लीगल एक्शंस इसके खिलाफ एराइज हो सकते हैं कि आपने जो किया, आपने जो डिसाइड लिया, क्या वो आर्बिट्रेरी मैनर में ले लिया। तो इवन डिस्क्रिशन के साथ भी है कि डिस्क्रिशन भी आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रिशन में आज़ादी दे दिएगा कि तुम डिसाइड कर लो कि 1 कि 2 कि 3, लेकिन इसमें भी हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम 1 चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं भाई 1, 2 चुन रहे हैं तो क्यों चुन रहे हैं, 3 को क्यों नहीं सेलेक्ट किए, 1 को क्यों नहीं सेलेक्ट किए, और 2 को चुन रहे हैं तो हम 2 को आर्बिट्रेरी मैनर में तो नहीं सेलेक्ट कर लिए या रीजनेबल मैनर में सेलेक्ट किए। ये सब चीज़ें पिक्चर में आती है। ओके, सो आपको बस इतना ही याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मस्ट बी एक्सरसाइज रीजनेबली, मस्ट बी एक्सरसाइज्ड reasonably and fairly, okay, and not in arbitrary manner में नहीं करना है, because it is subject to judicial review। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू और नॉट, तो क्या आंसर दीजिएगा? यस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इज सब्जेक्ट। ये मत सोचिएगा जब उसका मन ही था, डिस्क्रिशन का मतलब मन होता है कि क्या करे क्या नहीं करे, तो फिर उसका पे कैसे चैलेंज नहीं कर सकते। नो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन कैन बी एक्सरसाइज इन अनरीजनेबल मैनर और आर्बिट्रेरी मैनर। सो जुडिशियल रिव्यू इंश्योर दैट इवन डिस्क्रिशन इज टू बी एक्सरसाइज इन फेयर मैनर, इन रीजनेबल मैनर, इन जस्ट मैनर। ओके, चलिए ये हो गया, आगे आते हैं। लिखिए, प्रोमिसरी एस्टॉपेल अगेंस्ट स्टेट, ये भी एक डॉक्ट्रिन हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपेल अगेंस्ट स्टेट। ये क्या होता है तो ध्यान से सुनिए। इसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट ने कोई वादा कर दिया। पहला स्टेज में क्या हो रहा है, पहला स्टेज में गवर्नमेंट
गवर्नमेंट मेड सम प्रॉमिस। दूसरा स्टेज में क्या कर रहा है कि सम पर्सन एक्ट्स अपॉन इन फर्दरेंस ऑफ दैट प्रॉमिस। ओके, तो अब क्या होगा, अब क्या हो गया, नाउ गवर्नमेंट इज बाउंड टू परफॉर्म इट कांट क्या कहते हैं ये, उससे वापस नहीं आ सकते को क्या कहेंगे, गो बैक लीजिए, तो इट कांट गो बैक फ्रॉम प्रॉमिस। मतलब अब वादे से वापस नहीं आना, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, और वापस नहीं आना है बिना किसी इवन विदाउट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बिना कॉन्ट्रैक्ट कहीं वापस नहीं आने दिया जाएगा भाई। देखिए आप समझिए क्या है प्रॉमिसरी स्टॉपेल क्या है, समझिए। पहला स्टेज में मैंने बोला गवर्नमेंट ने कोई वादा कर दिया, फिर कह रहा है कि उस वादे के फर्दरेंस में मैंने कुछ कर दिया, मुझे लगा गवर्नमेंट ने वादा किया तो सही में वादा किया है, सच में साथ निभाएगा जन्म तक, तो उस वादे के फर्दरेंस में मैंने कुछ कर लिया, मैंने कुछ स्टेप्स ले लिए, मैंने पापा को बोल दिया कि बहू मिल गई है। अब बहू पीछे हट रही है कि नहीं नहीं नहीं, अब कहाँ से तुम, हमने तो मार्केटिंग भी कर ली कि अब शादी होगा, कुछ होगा, अब बहू ही पीछे हट रही है कि नहीं नहीं आएंगे। तो ये वादा करके तोड़ना हो गया ना। तो पहले वादा हुआ और फिर वादे के फर्दरेंस में कुछ एक्शंस लिए गए, कुछ एक्ट किया गया पर्सन के द्वारा। अब गवर्नमेंट को पीछे नहीं हटने दिया जाएगा, गवर्नमेंट बाउंड है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था फिर भी बाउंड है, क्योंकि आपने एक रीजनेबल वादा किया, तो हमने इस वादे के फर्दरेंस में कुछ एक्शंस ले लिया। अब आप पीछे हटेगा तो हमको नुकसान हो जाएगा ना, तो हमारे नुकसान को बचाने के लिए ये क्या है, इस कंसेप्ट को लाया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल। ओके, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रॉमिस होना चाहिए वो क्लियर टर्म्स में होना चाहिए, वो वेग नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी क्लियर प्रॉमिस एंड देयर मस्ट बी रिलायंस बाई प्रॉमिस ही, जो प्रॉमिस है उस पर भरोसा जताना चाहिए, और उसके बाद आपने कुछ किया रहना चाहिए, आपके पोजीशन में कुछ अल्ट्रेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर आपका नुकसान क्या है, फिर गवर्नमेंट पीछे भी हट जाए तो आपका नुकसान क्या है। आपने कुछ कर लेना चाहिए उसके फर्दरेंस में, आपने कुछ अल्ट्रेशन किया रहना चाहिए, ताकि आपको गवर्नमेंट जो पीछे हट रहा है तो आपको नुकसान होने वाला है, देन जो है गवर्नमेंट को विड्रॉ करने से रोका जाएगा। ठीक है, एक केस का नाम लिखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंडो अफगान एजेंसीज। ये प्रॉमिसरी स्टॉपेल का केस है। कहा गया था कि गवर्नमेंट इज बाउंड बाय इट्स प्रॉमिस, अगर वादा किया था तो उसको प्रॉमिस करना होगा, आप बाद में बहाना नहीं बना सकते हैं। एक और केस का नाम लिख लीजिए, मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, लिखिए ओम्बड्समैन। क्या है भाई ये सिस्टम, क्या है ओम्बड्समैन का सिस्टम, क्या है? दिस सिस्टम investigates corruption and maladministration by public officials। ओम्बड्समैन का सिस्टम लाया गया, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, धीरे धीरे करके सारे देश में इंट्रोड्यूस हो गया। ये करप्शन के अगेंस्ट है, मतलब कि करप्शन रोकने के लिए या करप्शन पता लगाने के लिए, मेल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकने के लिए ओम्बड्समैन का सिस्टम लाया गया, ताकि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, वो ज़्यादा अकाउंटेबल बने। क्या बने? ज़्यादा मोर अकाउंटेबल, मोर ट्रांसपेरेंट। ओके, और उनकी लायबिलिटी तय हो, जवाबदेही तय हो। तो इंडिया में इसके लिए एक एक्ट है, लोकपाल एंड लोकायुक्ताज एक्ट 2013 का है। ठीक है, इससे कौन इस्टेब्लिश हुआ है भाई? लोकपाल हुआ है। लोकपाल जो है ये एंटी करप्शन बॉडी है, एंटी करप्शन, सबको नोट करते जाइए, ये जो मैं लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात है, सबको नोट कीजिए, सबको रट लीजिएगा। एंटी करप्शन बॉडी एट
यूनियन लेवल, यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल, ओके, यूनियन मतलब सेंट्रल लेवल। तो समझ गए ना, ये ओम्बड्समैन के प्रिंसिपल के अंडर ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। ओम्बड्समैन का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि ऐसी सिस्टम जो करप्शन के खिलाफ या मेल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो, मतलब करप्शन की इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो, मेल एडमिनिस्ट्रेशन की जांच हो, किसके द्वारा? पब्लिक ऑथोरिटीज़ के द्वारा, पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा, ताकि उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। और इंडिया में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 आया, जिससे लोकपाल इस्टेब्लिश हुआ। और लोकपाल क्या है? ये सेंट्रल लेवल का एंटी करप्शन अथॉरिटी है, एंटी करप्शन बॉडी है, और इनको बहुत सारे पावर्स हैं, सबको जांच कर सकते हैं ये। इसमें इनके चेयरपर्सन होते हैं, फिर जुडिशल मेंबर होते हैं, नॉन जुडिशल मेंबर होते हैं। ये जो है मिनिस्टर्स के भी जांच कर सकते हैं, एमपीज के जांच कर सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट के जांच कर सकते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर के भी, विद सम लिमिटेशंस, प्राइम मिनिस्टर के भी जांच कर सकते हैं। ओके, तो ये लोकपाल हो गया सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे हो गया लोकायुक्ता। लोकायुक्ता का स्पेलिंग गलत लिख दीजिए, LOKYUKTA, ओके, लोकायुक्ता। आप सबको पता ही है इसका स्पेलिंग। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेट लेवल ओम्बड्समैन हो गया। ये स्टेट लेवल का हो गया, ये सेंट्रल लेवल था, ये स्टेट लेवल हो गया। चलिए, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ दिया कि ये पूरा कंसेप्ट ओम्बड्समैन का शुरू कहाँ से हुआ था, तो इवॉल्व कहाँ से हुआ था? इवॉल्व कहाँ से हुआ था? स्वीडन से हुआ था, स्वीडन से हुआ था 1809 में। चलिए, तो एक और एक्ट है, लिखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 का, 2003 का एक्ट है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, इससे एस्टैब्लिश हुआ है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, ओके। हालांकि ये क्रिएट बहुत पहले हो गया था, ये जो है इट वाज क्रिएटेड इन 1964 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमिटी, संथानम कमिटी। और इसको स्टेटूटरी स्टेटस दिया गया किस एक्ट से? इस एक्ट से। स्टेटूटरी स्टेटस वाज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल, इसको मतलब इसको ये ना अथॉरिटी है तो कमिटी का नाम है। स्टेटूटरी स्टेटस वाज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। तो इसके बारे में भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी क्या करता है? इंक्वायरी करता है इनटू करप्शन कंप्लेंट। कौन? विजिलेंस कमीशन। आपने सुना ही होगा, विजिलेंस का टीम छापा मारता है जगह जगह पे, वीडियो वायरल होता है। चलिए, लास्ट का कुछ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक और डॉक्ट्रिन आप लोग जानते होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कंसेप्ट कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के और भी कंसेप्ट है जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पढ़े हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों में पढ़ा जाता है। तो ये सब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे कलरेबल लेजिस्लेशन का प्रिंसिपल, वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का एक प्रिंसिपल है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो अपना ऑफिस जो होल्ड करते हैं किसके प्लेजर पे? वो यूनियन या स्टेट यानी प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्लेजर पे, मतलब उनके जब तक इच्छा है तब तक होल्ड करते हैं। पब्लिक सर्वेंट, इसका मतलब होता है पब्लिक सर्वेंट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, मतलब पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो अपना ऑफिस प्रेसिडेंट या गवर्नर के मन तक, उनके प्लेजर तक होल्ड करते हैं। बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल इसे डील करता है? आर्टिकल 310 लिखिए, याद कीजिए सब लोग, 310 को रट लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच में कभी भी हटा देता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जब मन करे तो प्रेसिडेंट हटा देगा, गवर्नर हटा देगा। इसका जो एक्सेप्शन होता है, जैसे आर्टिकल 311 ही है, ये कहता है कि कभी भी आर्बिट्रेरी डिसमिसल नहीं किया जा सकता है, आर्बिट्रेरी डिसमिसल नहीं किया जा सकता है, ओके। किसी को रिमूव या रैंक में कमी या डिसमिसल आर्बिट्रेरी मैनर में नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन हो गया टू द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। इज इट ओके टू एवरीवन?
अब आप लोग बताइए कि सारे टॉपिक्स जो है आपको समझ में आए कि नहीं आए, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी इसका एक क्लास मैं और लूँगा जिसमें मैंने बताया ना, मैं टॉप 50 केसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिस्कस करूँगा, बताऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको आपको रट लेना है, पढ़ लेना है। बहुत सारे केसेस मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है, आपने देखा ही होगा, बहुत सारे केसेस टॉपिक वाइज मैंने डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक कलेक्टिव वे में टॉप 50 केसेस मैं डिस्कस करूँगा। आप रिव्यू दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और ग्रुप में दीजिए जा कर के। और जिसको भी कोई दिक्कत है तो आप वो भी बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, और क्या समझने में दिक्कत हो रही है। अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 6207734309, या आप इस नंबर पे भी 9984848968 पे भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये कृपा का नंबर है, ये मेरा नंबर है राजीव। तो आपको पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा। पेड बैच में ऐड होने के बाद आप इस सारी लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा, आपको सब नोट्स मिल जाएगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे, मॉक टेस्ट होगा आपका, और आपको मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज मिलेंगे, मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज मिलेगा 2016 से 2025 तक का। तो इन सब मटेरियल्स का एक्सेस चाहिए अगर, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। बाकी आप जो सब्जेक्ट्स हो गए या होते जा रहे हैं उनको, उनके लेक्चर्स को आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार देखना है देखिए, ताकि उसको याद हो जाए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, कवर करते रहिए। आई होप आपको क्लास प्रोडक्टिव लगा होगा और समझ में आया होगा। और फिर हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।